स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनएस हिंदी नॉवल स्टोरी पर। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। पार्ट 3 अब आगे। रागिनी जी ने हाँ में सर हिला दिया और बोली, अच्छा अब चलो डिनर रेडी है। राहत ये सुनकर सीधे नीचे की तरफ भाग गई। वही ये देखकर रागिनी जी बोली, इस लड़की को खाने के सिवा कुछ नहीं दिखता है। ये बोलकर वो भी पीछे पीछे चली गई। राहत उछलती कूदती नीचे आ रही थी, जो देखकर रविंद्र जी बोले, प्रिंसेस धीमे बच्चा। राहत क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, डेरा अगर और धीमे चले तो चींटी भी हमसे जीत जाएगी। उसकी बात पर पीछे आ रही रागिनी जी की हंसी निकल गई। वही उन्हें देखकर राहत भी हंसने लगी। वही रविंद्र जी का मुंह बन गया। अंशुमन और आर्यमन दोनों सोफे पर बैठे देख रहे थे, क्योंकि वो दोनों जब भी राहत से बात करने जाते थे रविंद्र जी बीच में आ जाते और राहत से बातें कर कर उसका ध्यान उन दोनों पर से हटा देते थे। अंशुमन आर्यमन के कान में बोला, भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ डेड का हारा हुआ चेहरा देखने के लिए। आर्यमन भी बोला, मी टू, वो कम ही बोलता था। राहत नीचे आई और सोफे पर आराम से बैठ गई और टुकुर टुकुर आर्यमन और अंशुमन को देखने लगी। वही रविंद्र जी को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वही रागिनी जी ये देखकर बोली, हो गई इनकी जेलेसी शुरू। राहत की खुद को देखता पाकर अंशुमन बोला, क्या हुआ प्रिंसेस, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। उसकी बात पर आर्यमन ने उसे धुरा, क्योंकि राहत सिर्फ उस अकेले को नहीं बल्कि दोनों को देख रही थी। राहत क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, आप दोनों कौन हो। आर्यमन और अंशुमन चौंक गए कि ये राहत क्या बोल रही है। कुछ यही हाल रागिनी जी का भी था। वही रविंद्र जी तो ये सुनकर खुश हो गए और बोले, प्रिंसेस इग्नोर करो इन दोनों को, ये इम्पोर्टेंट पर्सन नहीं है। आर्यमन और अंशुमन ने उन्हें घुरा। राहत उनकी बात सुनकर बोली, वही तो डेरा हम पूछ रहे हैं ना, ये कौन है। रविंद्र जी बोले, बेटा ये दोनों ना हमारे घर के नौकर है, काम करने आए हैं, काम कर कर चले जाएंगे। आर्यमन और अंशुमन हैरान हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके खुद के पिता अपनी बेटी के प्यार में उन दोनों को नौकर ही बना दिया था। रागिनी जी रविंद्र जी को घूरते हुए बोली, अपनी बकवास बंद कीजिए। राहत को देखकर बोली, प्रिंसेस आप ये बेतुके सवाल क्यों पूछ रही हो। राहत मुंह बनाकर बोली, हमने कोई बेतुका सवाल नहीं पूछा, जो सच था वो ही पूछा, ना कि ये दोनों कौन है। रागिनी जी बोली, बेटा ये दोनों आपके भाई हैं ना, आपको पता है फिर क्यों। आर्यमन और अंशुमन दोनों राहत को देखने लगे जैसे उसका जवाब जानना चाहते हो। राहत अपनी प्यारी सी आवाज में बोली, वही तो मम्मा, ये दोनों हमारे भाई हैं, लेकिन भाई की तरह रहते ही कहाँ है। राहत की बात पर आर्यमन और अंशुमन, रविंद्र जी और रागिनी उसे देखते रह गए। राहत उन सबको देखते हुए आगे बोली, हमने पहले बहुत सारी मिस्टेक की थी, जिसकी पनिशमेंट ऑलरेडी हमने ले ली है, लेकिन अब तो हमने कोई मिस्टेक नहीं की, फिर भी ये दोनों हमसे बात क्यों नहीं करते। आखिर में उसकी आवाज रोने जैसी हो गई थी। वही उसकी बात पर आर्यमन अंशुमन को एहसास हुआ कि उन दोनों ने तो भाई बनने की कोई कोशिश नहीं की। अगर राहत एक कदम बढ़ाती थी तो एक कदम तो उनकी तरफ से बढ़ना भी तो चाहिए था ना। रविंद्र जी उन दोनों को घूरते हुए राहत से बोला, प्रिंसेस आपको फालतू लोगों की वजह से ऐसे अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपनी प्रिंसेस को कैसे उदास देख सकते थे। रागिनी जी बोली, हाँ बच्चा जो आपको अहमियत नहीं देता फालतू में उसे अपनी अहमियत का एहसास कराना जरूरी नहीं है। आर्यमन आपने माँ पापा को घूरते हुए बोली, आप दोनों प्रिंसेस को हमारे खिलाफ भड़काना बंद कीजिए। फिर उठकर राहत के कदमों में बैठकर नर्म आवाज में बोला, प्रिंसेस। राहत ने नजरें उठाकर नहीं देखा बल्कि मुंह फुलाकर आंखें बंद कर ली, जिसे देखकर वहां मौजूद उन चारों के चेहरे पर स्माइल आ गई। अंशुमन भी उसके करीब बैठने लगा, लेकिन रविंद्र जी ने उसे घुरा, जिसे देखकर रागिनी जी बोली, ये भाई बहन के बीच की बात है, आप उठो वहां से, वरना। अपनी बीवी की धमकी सुनते ही वो उठकर खड़े हो गए, जिसे देखकर अंशुमन बैठ गया। आर्यमन राहत का चेहरा ऊपर कर कर नर्म आवाज में बोला, प्रिंसेस अपने भाई से बात नहीं करोगी। राहत आंखें बंद किए ही मुंह फुलाकर क्यूट आवाज में बोली, नो नो। राहत बात नहीं करेगी, वो नाराज है। अब जब दो भाई उसे मनाए और वो इतनी आसानी से मान जाए, वो राहत थोड़ी ना थी। राहत इस समय बहुत प्यारी लग रही थी। उसे देखकर आर्यमन और अंशुमन को एक पल को उसे देखते रह गए। आखिर वो एक प्यारी सी डॉल उनकी बहन जो थी। अंशुमन नर्म आवाज में बोला, प्रिंसेस प्लीज भाई से बात कर लो, प्रोमिस आज के बाद कभी गलती नहीं करेंगे। आर्यमन भी नर्म आवाज में बोला, प्रिंसेस प्लीज। राहत उन दोनों की रिक्वेस्ट सुनकर आंखें खोलकर बारी बारी उन दोनों को देखती है, जहां उसे उनकी आंखों में सच्चाई और गिल्ट नजर आ रहा था। ये देखकर वो क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, ठीक है, हमारी कुछ कंडीशन है। आर्यमन और अंशुमन जल्दी से बोले, कैसी कंडीशन। उनके लिए यही काफी था कि उनकी बहन उनसे बात करने को राजी थी। राहत के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई, जिसे देखकर रविंद्र जी और रागिनी जज ने ना में सर हिला दिया और आर्यमन और अंशुमन जरा से कंफ्यूज हो गए थे।
राहत अपनी क्यूट सी आवाज में बोली, पहली कंडीशन आप दोनों राहत पर ट्रस्ट करोगे, उसे याद है इन दोनों ने पहले आपने सही मतलब आपने दोस्त पर यकीन किया था। आर्यमन और अंशुमन दोनों को उसकी बात सुनकर एहसास हुआ कि ये तो उन्होंने कभी अपनी बहन पर किया ही नहीं था, लेकिन अब ये गलती वो कभी नहीं करेंगे, वो सबसे पहले अपनी प्यारी सी डॉल पर यकीन करेंगे। आर्यमन और अंशुमन दोनों एक साथ बोले, हम प्रॉमिस करते हैं हम आप पर पूरा यकीन करेंगे। राहत के चेहरे पर स्माइल आ गई, वो आगे बोली, सेकंड कंडीशन आप दोनों हमेशा राहत के साथ रहोगे। वो हमेशा से अकेले ही रहती थी, उसे उनकी असलियत कीमत पता थी कि भाई या बहन होना कितना जरूरी होता है। आर्यमन और अंशुमन दोनों एक साथ बोले, हम प्रॉमिस करते हैं हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपको प्रोटेक्ट करेंगे। राहत ये सुनकर क्यूट सा चेहरा बनाकर प्यारी सी आवाज में बोली, ओके ओके। थर्ड और लास्ट कंडीशन आप दोनों हमारे लिए ढेर सारे रसगुल्ले और चॉकलेट लेकर आओगे, वो भी दिल्ली। राहत थी वो उसकी सुई तो खाने पर आकर ही रुकती थी। रविंद्र जी और रागिनी जी ने सर पिट लिया, वही आर्यमन और अंशुमन बोले ठीक है। राहत ये सुनकर खुश हो गई और बोली, ये उसकी खुशी देखकर वो चारों खुश हो गए थे। आर्यमन और अंशुमन दोनों राहत को देखकर एक फैसला करते हैं कि चाहे अब कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे उनकी बहन गलत हो या सही, वो हमेशा उसके साथ रहेंगे। राहत खुशी से आर्यमन और अंशुमन के गले लग गई और बोली, आई एम सो हैप्पी। उसे लग रहा था जैसे आज उसे सब मिल गया था। रविंद्र जी ये देखकर जेलेसी से बोले, प्रिंसेस आप तो डेरा को भूल ही गए। राहत ये सुनकर बोली, ओह डेरा राहत कभी कुछ नहीं भूलती। फिर रविंद्र जी और रागिनी जी को देखकर बोली, आप दोनों भी आ जाओ। उसकी बात पर वो दोनों भी उनके गले लग गए। राहत ये देखकर अपनी क्यूट आवाज में बोली, हमारी हैप्पी फैमिली भी कंप्लीट होती अगर। प्रिंसेस एक आवाज गूंजी। अब आगे। राहत खुशी से आर्यमन और अंशुमन के गले लग गई और बोली, आई एम सो हैप्पी। उसे लग रहा था जैसे आज उसे सब मिल गया था। रविंद्र जी ये देखकर जेलेसी से बोले, प्रिंसेस आप तो डेरा को भूल ही गए। राहत ये सुनकर बोली, ओह डेरा राहत कभी कुछ नहीं भूलती। फिर रविंद्र जी और रागिनी जी को देखकर बोली, आप दोनों भी आ जाओ। उसकी बात पर वो दोनों भी उनके गले लग गए। राहत ये देखकर अपनी क्यूट आवाज में बोली, हमारी हैप्पी फैमिली भी कंप्लीट होती अगर। प्रिंसेस एक आवाज गूंजी। राहत ने ये सुनकर जल्दी से गेट की तरफ देखा, जहां पर एक शख्स ब्लैक बिजनेस सूट पहनकर खड़ा था। उसे देखकर राहत खुशी से चिल्लाई, भाई। ये बोलकर वो उसकी तरफ भागी, वही उस शख्स ने भी उसे एक हाथ से गोद में उठाकर गोल गोल घुमा दिया। रागिनी जी, रविंद्र जी, आर्यमन और अंशुमन भी उस तरफ चले गए। राहत उस शख्स की गोद से नीचे उतरकर खुशी से बोली, भाई आप आने वाले थे तो बताया क्यों नहीं। शख्स उसकी बात सुनकर उसके सर पर किस कर नर्म आवाज में बोला, अपनी प्रिंसेस का ऐसे खुशी वाला चेहरा देखना था इसलिए नहीं बताया। रविंद्र जी का मुंह बन गया, वो मन में बोले, बस अब ऐसे ही बातें कर मेरी प्रिंसेस को इम्प्रेस करेगा। राहत उस शख्स की बात सुनकर क्यूट सा चेहरा बनाकर बोली, हाँ हमें बहुत अच्छा लगा। फिर इधर उधर देखते हुए बोली, आप हमारे लिए गिफ्ट नहीं लाए। रविंद्र जी बीच में बोले, प्रिंसेस फालतू लोगों को छोड़ो, मैं आपके लिए ढेर सारे गिफ्ट लाऊंगा। रविंद्र जी की बात पर सबने उन्हें घूरा तो वो चुप हो गए। वही वो शख्स राहत के चेहरे को हाथों में भरकर बोला, ऐसा कभी हो सकता है क्या कि मैं कहीं जाऊं और मेरी प्रिंसेस के लिए कुछ न लाओ। राहत ने ना मैं सर हिला दिया। यही एक ऐसा शख्स था जो विलेन राहत के लिए कुछ भी करने को रेडी रहता था। शख्स उसकी बात पर नर्म आवाज में बोला, तो फिर। राहत खुशी से बोली, मतलब हमारे लिए गिफ्ट लाए हो। इधर उधर देखते हुए बोली, लेकिन कहाँ पर है। शख्स ने वहां खड़े नौकरों को इशारा किया तो वो लोग बाहर की तरफ चले गए। राहत भी अपनी आंखों में चमक लिए गेट की तरफ ही देख रही थी। रागिनी जी उस शख्स को देखकर बोली, अगर अब अपनी प्रिंसेस से मिल लिया हो तो हमसे भी मिल लो अधी। राहत ये सुनकर धीमी आवाज में बोली, जेलेस मम्मा। उसकी बात पर उस शख्स के चेहरे पर स्माइल आ गई। शख्स रागिनी जी को देखकर बोला, ऐसी बात नहीं है छोटी माँ, लेकिन प्रिंसेस से ज्यादा मेरे लिए जरूरी कोई नहीं है। जी हाँ, ये और कोई नहीं, राहत के बड़े पापा के लड़के अधिमान कपूर थे। राहत के बड़े पापा और बड़ी माँ इस दुनिया में नहीं थे, उनकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। राहत के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। वो क्यूट आवाज में बोली, इसलिए तो आओ, राहत की सबसे ज्यादा फेवरेट हो। वो उनके गले लग गई। सब उन दोनों को देखने लगे। सबको पता था अधिमान सबसे ज्यादा प्यार राहत को करता था। उसकी पूरी दुनिया ही राहत के आसपास घूमती है।
जब अधिमान 8 साल का था तब उनकी पूरी फैमिली पिकनिक पर गए थे। उस वक्त रागिनी जी और अधिमान की मम्मा प्रेग्नेंट थी, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो गया। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर अधिमान के पापा की डेथ हो गई और अधिमान की मम्मा की भी डेथ हो गई, लेकिन उनका बच्चा भी बच नहीं सका था। वही रागिनी जी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। इन दोनों बातों का भी एक राज है। वो लोग कब से आपने घर नन्ही खुशी आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब खुशी आई तो वो उसे सेलिब्रेट भी नहीं कर सकते थे। अधिमान के मम्मा पापा का अंतिम संस्कार कर वो लोग घर आए। उनके घर का माहौल बहुत उदास हो गया था, इसलिए सबकी भलाई के लिए रविंद्र जी ने घर बदलने का फैसला किया और वो यहाँ आ गए, जहाँ उन्होंने नई जिंदगी की शुरुआत की। उनकी जिंदगी में खुशी का नाम राहत था। वही अंशुमन की तो जान थी, वो उसके लिए ही जीता था। अधिमान को एक लिटिल बेबी मिल गई थी, उसके साथ खेलना, उसका ध्यान रखना, वो बचपन से ही उसके लिए बहुत प्रोटेक्टिव था। राहत को अधिमान के बारे में सब नॉवेल से पता था कि राहत की लाख गलतियों के बावजूद वो हमेशा उसका ध्यान रखता था, उसे प्रोटेक्ट करता था। और राहत का जब रिबॉर्न हुआ था तब से वो रोज सुबह और शाम अधिमान से वीडियो कॉल पर बात करती थी। सर्वेंट अपने हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स लिए अंदर आए, जिसे देखकर राहत खुशी से बोली, भाई ये क्या है? अधिमान नर्म आवाज में बोला, आप खुद ही देख लो। राहत ने 2-3 बार हाँ में गर्दन हिलाए और जल्दी से उस बॉक्स की रिबन को खोल दिया। इसी के साथ उसके चेहरे पर क्यूट सी बड़ी सी स्माइल आ गई। वो बोली, वाओ। उसमें एक रेड कलर का उसके जितना बड़ा एक टेडी था, जिसके साथ में ढेर सारे रेड हॉट बलून और लाइट वाले बलून थे। राहत ने उन सारे बलून को ले लिया और उसे लेकर खुशी से उछलते हुए बोली, ये। उसे इस तरह खुश देखकर उन सबको सुकून था। आखिर वो जान जो है उन सब की। राहत अधिमान की खुशी से गले लगते हुए बोली, वाओ ये कितना प्यारा है, थैंक यू। अधिमान ने भी उसे गले लगा लिया। रागिनी जी बोली, अच्छा अब अगर मिलना हो गया हो तो डिनर करे। राहत ने क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, हाँ राहत को बहुत भूख लगी है। रागिनी जी बोली, तो चलो फिर। अधिमान को देखकर बोली, अधि आप फ्रेश हो जाओ। अधिमान ने हाँ में सर हिला दिया। वो जाने लगा। उसे देखकर राहत बोली, भाई रुको। अधिमान उसे देखकर बोला, हाँ प्रिंसेस। राहत वो बड़ा सा टेडी और आपने बलून उसे देते हुए क्यूट आवाज में बोली, इन्हें हमारे रूम में रख देना। अधिमान ने वो ले लिए और चला गया। अगर अब कोई अधिमान को देख लेता तो यकीन नहीं करता कि जो बंदा बाहर इतना सख्त और क्रूर है वो अपनी बहन के नखरे इस तरह से उठाते हैं। रागिनी जी और रविंद्र जी के चेहरे पर सुकून था कि उनके बच्चे आपस में एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर चेयर पर रविंद्र जी, उनके एक साइड रागिनी जी और दूसरे साइड राहत बैठी थी। फिर राहत के पास अधिमान, आर्यमान और अंशुमन बैठे थे। आज वो तीनों ही मिलकर बारी बारी राहत को खाना खिला रहे थे। वही राहत उनसे बातें करते हुए उन्हें कॉलेज के किस्से बता रही थी, जिसमें उसकी सारी शैतानियत छुपी हुई थी। आखिर वो अपने भाइयों के सामने इनोसेंट थी। दूसरी तरफ 10 बजे सिविला अर्धमान अपने लैपटॉप में अपना काम कर रहा था। तभी बाथरूम के गेट खुला और सानवी अपने गीले बालों को तौलिए से पोंछते हुए बाहर आई। सानवी अपनों को झटक रही थी, जिसके कुछ छींटे उड़कर अर्धमान के ऊपर चले गए, जिससे उसने सामने देखा तो देखता रह गया। ब्लैक कलर के नाइट सूट में सानवी का गोरा रंग निखर कर आ रहा था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अर्धमान ने अपना लैपटॉप बंद किया और उठकर सानवी की तरफ बढ़ गया। सानवी जो अपनी धुन में थी, जब उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ तो वो झट से पलटी, जिससे उसके गीले बाल अर्धमान के चेहरे पर सट कर पड़ते हुए उसकी आंखों पर जा लगे, जिससे अर्धमान की आंखें बंद हो गई। ये देखकर सानवी हड़बड़ा गई और बोली, सॉरी हमें नहीं पता था कि आप पीछे खड़े हैं। अर्धमान अपनी आंखों से हिलाते हुए बोला, तो ऐसे पलटने को किसने कहा था? उसे आंखों में जलन हो रही थी। वो अपनी एक आंख खोल ही नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आंख में कुछ चला गया हो। सानवी ये देखकर उसका हाथ उसकी आंखों से हटाते हुए बोली, आप हाथ हटाए, हमें देखने दीजिए। वो अपनी अडियों को उचक कर उसकी आंखों देखने की कोशिश कर रही थी। अब ऐसे करे भी क्यों ना, कहाँ 5 फुट 4 इंच की सानवी और 6 फुट 2 इंच का अर्धमान कहाँ से हाइट मैच होंगी। सानवी उचकने के चक्कर में बार बार बैलेंस खोकर अर्धमान पर गिर रही थी और संभल रही थी। ये देखकर अर्धमान चिढ़ते हुए बोला, ये क्या कर रही हो? सानवी रुक गई और बोली, क्या कर रहे हैं? आपकी आंख देख रहे हैं, लेकिन एक तो आप हाथ नहीं हटा रहे, ऊपर से आपकी इतनी लंबी हाइट हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। अर्धमान हल्के गुस्से से बोला, मेरी हाइट सही है, तुम्हारी ही हाइट ज्यादा छोटी है। एक तो उसकी आंखों जल्दी रही है और इस लड़की को बकवास करनी है। अपनी हाइट के बारे में सुनकर सानवी का मुंह बन गया, लेकिन अर्धमान को अपनी आंखों से हिलाते देखकर वो बोली, आप एक काम करें, बेड पर बैठ जाइए। उसने उसे हाथ पकड़कर बेड पर बिठा दिया। अर्धमान को भी तकलीफ हो रही थी तो वो भी बैठ गया। सानवी ने जल्दी से ड्रार से एक रुमाल निकाला और फूंक मारते हुए उसकी आंखों पर शेक करने लगी। इसी बीच दोनों काफी करीब थे।
अर्धमान तो गहरी नजरों से सानवी का चेहरा देख रहा था, जिसका सारा ध्यान उसकी आंख का शेक करने पर था। वही वो उसे देखकर मन में सोच रहा था कि क्या ये लड़की उसे धोखा दे सकती है। वहीं उन दोनों की इस करीबी को देखकर कोई जलकर कोयला हुआ जा रहा था। ये आप लोग गैस करो कि वो कौन है। अब आगे। अर्धमान तो गहरी नजरों से सानवी का चेहरा देख रहा था, जिसका सारा ध्यान उसकी आंख का शेक करने पर था। वही वो उसे देखकर मन में सोच रहा था कि क्या ये लड़की उसे धोखा दे सकती है। वहीं उन दोनों की इस करीबी को देखकर कोई जलकर कोयला हुआ जा रहा था। वो और कोई नहीं, ऋचा थी, जो कि सानवी की बड़ी बहन थी, जिसे आप बहन के नाम पर कलंक या धब्बा भी कह सकते हो। हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। ऋचा गेट पर खड़ी उन दोनों को देखकर नफरत से बोली, नहीं सानवी, तुम अर्धमान के करीब नहीं जा सकती। ये मेरा हक है जो मैं तुम्हें छीनने नहीं दूंगी। ये बोलकर वो चेहरे के भाव छुपाते हुए जोर से दरवाजा बजाते हुए अंदर आकर बोली, सानवी। उसके इस तरह आने से सानवी और अर्धमान दोनों ने उसे देखा। सानवी को उसका ऐसे कमरे में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, लेकिन वो उसकी बहन थी। सानवी उसे देख अर्धमान से दूर खड़ी हो गई, बोली, क्या हुआ। ऋचा अर्धमान को देखते हुए मासूम चेहरा बनाकर बोली, वो मुझे अर्धमान जी की हेल्प चाहिए थी। सानवी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वही अर्धमान जो उसी का चेहरा देख रहा था, जिस पर अजीब से भाव थे जिन्हें वो समझ रहा था, वो बोला, क्या हेल्प चाहिए। सानवी का चेहरा उदास हो गया। वही ऋचा खुश हो गई और बोली, वो मुझे कल एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, आप समझा दोगे प्लीज। वो हद से ज्यादा मासूम बनते हुए बोली थी। अर्धमान ने हाँ में सर हिला दिया और बोला, चलो। ये बोलकर वो खड़ा हो गया, जिसे देखकर ऋचा उसकी हाथ की बाह पकड़ते हुए बोली, चलिए जल्दी। उसने सानवी को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया था, लेकिन उसे जालने के लिए वो जानबूझकर अर्धमान पर अपना हक समझती थी। अर्धमान को ऋचा का हाथ पकड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, लेकिन सानवी का चेहरा देखकर उसने कुछ नहीं कहा और वो दोनों रूम से बाहर चले गए। वही उनके जाते ही सानवी की आंख से आंसू लुढ़ककर उसके गालों पर आ गए। वो बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। आज तक हमें भी इतने हक से हाथ पकड़ने का हक नहीं दिया, और दी का हाथ पकड़ कैसे गए। हाँ, अर्धमान पर वो जब भी हक जताने की कोशिश करती थी, वो उसकी इंसल्ट कर दिया करता था। सानवी के आंखों के सामने से वो नजारा जा ही नहीं रहा था कि कैसे ऋचा उसका हाथ पकड़कर इसे लेकर गई थी। वो बोली, हमें देखना चाहिए। ये बोलकर वो खुद भी उन ऋचा के रूम की तरफ बढ़ गई। ऋचा के रूम में अर्धमान ऋचा के साथ रूम में आया और बोला, क्या मदद चाहिए। ऋचा जल्दी से बोली, वो एक प्रोजेक्ट है, प्लीज आप समझा दो। अर्धमान ने हाँ में सर हिला दिया। वही ऋचा जल्दी से लैपटॉप लेकर बेड पर बैठ गई और बोली, अर्धमान जी आप बैठ जाइए। अर्धमान भी बैठ गया। वही ऋचा उसे उसमें एक प्रोजेक्ट दिखाने लगी। वही अर्धमान का सारा ध्यान तो लैपटॉप में था और ऋचा उसे ही लस्त भरी नजरों से घूर रही थी। उसने जानबूझकर अपनी नाइटी की पतली सी स्ट्रिप को कंधे से नीचे सरका दिया, जिससे उसके क्लीवेज साफ दिखने लगे थे, लेकिन अर्धमान ने उस पर ध्यान नहीं दिया, जिससे उसकी मुट्ठी कस गई। लेकिन कुछ सोचकर उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। वो बोली, अर्धमान जी एक मिनट, हम पानी पी ले। अर्धमान ने बिन उसकी तरफ देखे हाँ में सर हिला दिया, जिसे देखकर ऋचा उठ गई और टेबल पर जाकर पानी पिया। फिर बैग की तरफ जाने लगी और जानबूझकर अपना पैर स्लिप होने का नाटक किया और बोली, आह। अर्धमान ने ये सुनकर उधर देखा जहां ऋचा नीचे गिरी हुई थी। ये देखकर वो लैपटॉप रखकर खड़ा हुआ, बोला, आर यू ओके ऋचा। ऋचा ड्रामा करते हुए बोली, आह अर्धमान जी, मेरे पैर दर्द रहा है, ऐसा लग रहा है मोच आ गई है, प्लीज हेल्प मी। वो इस समय बहुत बेबस लग रही थी। अर्धमान ये देखकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, खड़ी होने की कोशिश करो। ऋचा ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और खड़ी होने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाई। ये देखकर अर्धमान ने उसे सहारा देकर खड़ा किया और बैग की तरफ ले जाने लगा। वही ऋचा, जिसने पूरा भार अर्धमान पर डाल दिया था और बैग के पास आते ही उसने फिर से गिरने का ड्रामा किया और संभालने के चक्कर में अर्धमान को पकड़ा, और इस चक्कर में अर्धमान का बैलेंस भी बिगड़ा और दोनों बेड पर गिर गए। ऋचा ने जानबूझकर अर्धमान का कॉलर पकड़ा हुआ था। अर्धमान उसके ऊपर था और वो उसके नीचे। वही ऋचा ड्रामा करते हुए अर्धमान को देख रही थी। वही अर्धमान को तो समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। वही ये नज़ारा वहाँ अभी अभी आई सानवी ने ये देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ऋचा ने शॉर्ट और पतली स्ट्रिप का ऊपर क्रॉप टॉप पहना था। ऊपर से उसकी स्ट्रिप कंधे से नीचे गिरी हुई थी, जिसमें उसकी क्लीवेज विजिबल हो रही थी। वही अर्धमान उसके ऊपर था। ये देखकर सानवी को गलतफहमी हो गई। उसकी आंखों से आंसू निकलकर गालों पर आ गए। वो रोते हुए बोली, किरण दी सही बोल रही थी, आप सच में दी से प्यार करते हो और हमसे सिर्फ आई की मौत का बदला लेने के लिए शादी की है। उससे सामने का नजारा देखा नहीं जा रहा था। वो रोते हुए वापस अपने कमरे में भाग गई। अर्धमान जल्दी से खड़ा हुआ, जिसे देखकर ऋचा होश में आई और मासूम बनते हुए बोली, सॉरी अर्धमान जी, गलती से पैर फिसल गया था। अर्धमान उसे देखकर बोला, इट्स ओके,
तुम्हें ये प्रोजेक्ट समझ आ गया? ऋचा उसे देखकर बोली, हाँ, उसे कौन सा सच में समझना था, उसे तो बस अर्धमान को सानवी से दूर करना था। अर्धमान ने हाँ में सर हिला दिया और जाने लगा, जिसे देखकर ऋचा बोली, अर्धमान जी। अर्धमान ने उसकी तरफ देखा और तो वो बोली, थैंक यू सो मच, आप मेरी और सानवी की इतनी हेल्प करते हो, इसके बावजूद कि सानवी ने आई के साथ कितना गलत किया था। अर्धमान की गुस्से से मुठियां कस गई, उसके दिल में फिर से सानवी के लिए नफरत आने लगी, जिसे देखकर ऋचा खुश हो गई क्योंकि यही तो वो चाहती थी कि अर्धमान जाकर सानवी से लड़ाई करे। ऋचा आगे बोली, सानवी की हर गलती के बाद भी आप हम दोनों का इतना ख्याल रखते हो, इसके बावजूद कि सानवी आपको धोखा दे रही है। अर्धमान से अब गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था, वे गुस्से से निकल गया, जिसे देखकर ऋचा उसे आवाज लगाने का ड्रामा करते हुए बोली, अर्धमान जी। अर्धमान जी सुनिए तो सही। तब तक वो चला गया, जिसे देखकर ऋचा हंसते हुए बोली, अब आएगा मजा। फिर नफरत और गुस्से से बोली, जितनी बार भी सानवी तुम मेरे अर्धमान जी के करीब जाने की कोशिश करोगी, तब मैं ऐसा करूंगी कि अर्धमान जी खुद तुम्हें सजा दे। ये बोलकर वो आराम से लेट गई। आखिर उसने चाल ही ऐसी चली थी जिसका सोचकर इसे आराम से नींद आने वाली थी। अर्धमान गुस्से से अपने रूम में आया, उसकी नज़र सानवी पर गई जो मिरर के सामने गुमसुम सी बैठी अपने बाल कॉम्ब कर रही थी। उसका चेहरा देखकर कोई भी बता सकता था कि वो रोड है, क्योंकि उसकी आंखें रोने से लाल थी, उसका चेहरा भी हल्का लाल हो गया था। ये देखकर अर्धमान का गुस्सा ठंडा हो गया, क्योंकि चाहे वो इस लड़की से कितनी ही नफरत करने जा दवा करे, उसे सजा दे, उसकी इंसल्ट करे, लेकिन उसके आंसू उसे पिघला ही देते थे, या ये कह सकते हैं कि वो उसकी कमजोरी थी। ये बात वो भी मानता था। सानवी का ध्यान अभी भी अर्धमान पर नहीं गया था, उसकी आंखों के सामने तो बस ऋचा के रूम का नजारा घूम रहा था कि क्या उन दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ गए होंगे, उन दोनों ने क्या किया होगा, यही सब उसके दिमाग में चल रहा था, जिससे उसकी आंखों से आंसू फिर से लुढ़क गए। अर्धमान ये देखकर तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ा और उसे झटके से गोद में उठा लिया। वही इस हरकत से सानवी हैरान रह गई, उसे समझ नहीं आया ये क्या हुआ। उसने गिरने के डर से अर्धमान की गर्दन के चारों तरफ हाथ लपेट लिए और हैरानी से उसे देखकर बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हो? उसने उसका यहाँ आना एक्सेप्ट नहीं किया था, उसे लगा वो होगा ऋचा के साथ। अर्धमान उसे घूरते हुए बैग की तरफ बढ़ते हुए बोला, ये मेरा भी रूम में है। सानवी उसकी बात पर चुप हो गई, क्योंकि बात तो सही थी, लेकिन उसे उसका खुद को गोद में उठाना समझ नहीं आया था। वो बोली, लेकिन आप मुझे गोद में क्यों उठाया? अर्धमान उसे बेड पर लेटाते हुए उसके ऊपर झुकते हुए उसके कान के पास गहरी मगर आकर्षक आवाज में बोला, मेरी मर्जी बीवी। ये बोलकर उसने वहां चुम लिया और उसे लेकर पलट गया। सानवी उसकी हरकत से हैरान हो गई, उसे समझ नहीं आया कि आखिर ये आदमी है क्या चीज, पल में गुस्सा, पल में सॉफ्ट, पल में नफरत, क्या वो उसे कभी समझ भी पाएगी? वो यही सब सोच रही थी, जिसे देखकर अर्धमान उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, सो जाओ बीवी, अगर जागना ही है तो मुझे बता दो, हम बेड एक्सरसाइज कर लेते हैं। सानवी ये सुनकर जल्दी से आंख बंद कर उसकी चेस्ट में चेहरा छुपाते हुए बोली, मैं तो सो गई। वो समझ गई थी कि अर्धमान किस बारे में बात कर रहा था, जिससे उसके गाल भी हल्के लाल ही गए थे, इसलिए उसने सोना ही सही समझा था। अर्धमान के चेहरे पर कम दिखने वाली हल्की सी स्माइल आ गई, उसने साइड से लाइट का स्विच ऑफ कर दिया और आंखें बंद कर ली, क्योंकि दोनों डॉक्टर थे तो अपनी जॉब स्किप नहीं कर सकते थे, ना छुट्टी ले सकते थे, इसलिए उन्हें वक्त पर जाना पड़ता था। अर्धमान और सानवी दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो गए थे। अब आगे। सानवी ये सुनकर जल्दी से आंख बंद कर उसकी चेस्ट में चेहरा छुपाते हुए बोली, मैं तो सो गई। वो समझ गई थी कि अर्धमान किस बारे में बात कर रहा था, जिससे उसके गाल भी हल्के लाल ही गए थे, इसलिए उसने सोना ही सही समझा था। अर्धमान के चेहरे पर कम दिखने वाली हल्की सी स्माइल आ गई, उसने साइड से लाइट का स्विच ऑफ कर दिया और आंखें बंद कर ली, क्योंकि दोनों डॉक्टर थे तो अपनी जॉब स्किप नहीं कर सकते थे, ना छुट्टी ले सकते थे, इसलिए उन्हें वक्त पर जाना पड़ता था। अर्धमान और सानवी दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो गए थे। अगली सुबह। इंटरनेशनल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। कॉलेज काल्पनिक नाम। राहत भागते हुए अपनी क्लास की तरफ जा रही थी, क्योंकि उसे आज भी लेट हो गया था। अगर आक्रोश उससे पहले क्लास में आ गया तो पता नहीं उसे क्या पनिशमेंट देगा। उसकी क्लास में इंसल्ट भी होंगी जो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। राहत भागते हुए अपनी क्लास की तरफ आ रही थी, तभी उसकी नज़र सामने से आ रहे आक्रोश पर गई, जो क्लास की तरफ जा रहा था। ये देखकर उसने अपनी स्पीड बढ़ाई और क्लास की तरफ भाग गई। वही आक्रोश की नज़र उस पर चली गई, जिससे उसके कदमों की स्पीड भी तेज हो गई। लेकिन राहत क्लासरूम के अंदर चली गई। राहत सीधे अपनी बेंच पर जाकर बैठ गई और गहरी गहरी सांसें लेने लगी, क्योंकि भागकर आने से उसकी सांसें फूल गई थी। मयंक और लैला कुछ बोलते तभी आक्रोश क्लास में आ गया, जिसे देखकर वो दोनों चुप हो गए। वही सब स्टूडेंट फिर से खड़े हो गए थे। आक्रोश ने बैठने का इशारा किया और राहत को गुस्से से घूरा, लेकिन राहत ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। आक्रोश ने पढ़ाना शुरू किया।
राहत मयंक से धीमी आवाज में बोली, आज ये एंग्री एंगर कितने देर तक क्लास लेंगे? मयंक भी धीमी आवाज में बोला, क्यों, तुम्हें क्या करना है? राहत धीमी आवाज में बोली, वो हम भाग कर आए ना, तो बहुत तेज भूख लग रही है। हालांकि उसने घर पर नाश्ता किया था, लेकिन इस कॉलेज का एरिया इतना बड़ा था, बेचारी आक्रोश की डर से इतनी दूर से भाग कर आ रही है, जिससे उसे भूख लग रही थी और उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। मयंक उसे घूरते हुए धीमी आवाज में बोला, तो जल्दी आना चाहिए ना। राहत क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, हम तो घर से जल्दी ही निकले थे, लेकिन पता नहीं कैसे है। उसका हाथ अपने सर पर आ गया, जहां पर टक करती कोई चीज आकर लगी थी। मयंक ये देखकर हड़बड़ा गया। उसने सामने देखा, जहां आक्रोश गुस्से से उन दोनों को ही देख रहा था। दरअसल आक्रोश जो पड़ा था, जैसे ही वो घुमा, उसकी नजर खुसफुसाते राहत और मयंक पर गई, जिससे उसे गुस्सा आ गया और उसने वहां रखा एक माकर सीधे राहत के ऊपर फेंका, जो उसके सर पर लगा था। राहत ने भी सर से हिलाते हुए बोली, कौन है ये पा? उसने बोलते हुए सामने देखा तो उसकी बोलती बंद हो गई, क्योंकि सामने आक्रोश गुस्से से उसे ही देख रहा था। आक्रोश गुस्से से बोला, गेट आउट। राहत उसकी तेज आवाज सुनकर एक बारी तो डर गई, क्योंकि उसने कभी किसी का भी इतना गुस्सा नहीं देखा था। वहीं बाकी स्टूडेंट को तो ये सब अपना एंटरटेनमेंट लग रहा था। राहत उसे देखने लगी, जिसे देखकर आक्रोश गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, निकलो बाहर अभी के अभी। राहत ये सुनकर मन में बोली, अरे वाह, ये हमें क्लास से निकाल रहे हैं, अब हम जाएंगे खाना खाने। उसके चेहरे पर खुशी से चमक आ गई थी। वो जल्दी से बेंच से निकल गई और क्लास से बाहर जाने लगी। रुको, आक्रोश की सर्द आवाज आई। राहत के कदम रुक गए। वो मन में बोली, अब क्यों रोक रहे हैं? वो पीछे घूमी। आक्रोश उसे देखकर सर्द मगर गुस्से वाली आवाज में बोला, यहाँ खड़ी हो जाओ। एक तो उसे चलती क्लास में उसका मयंक से खूसुर फुसुर करने से पहले ही गुस्सा था, ऊपर से क्लास से बाहर निकलने पर उसके चेहरे की चमक देख उसका गुस्सा बढ़ गया, इसलिए उसने उसे रोक लिया। राहत हैरानी से बोली, क्यों, आपने कहा ना निकलो, तो हम निकल रहे हैं ना। आक्रोश गुस्से से डांट पीसते हुए चिल्ला कर बोला, चुपचाप खड़ी हो जाओ यहाँ, और पूरे वक्त तुम खड़ी ही रहोगी। राहत का मुंह हैरानी से खुला रह गया। अब मजबूरी में क्या करती, चुपचाप जाकर साइड में खड़ी हो गई। आखिर आक्रोश ने उसे पनिशमेंट जो दी थी, वही आक्रोश ने फिर से क्लास शुरू कर दी। 3 घंटे हो गए थे। राहत अभी भी अपने पैरों पर खड़ी थी। उसे अब अपने पैरों में दर्द हो रहा था, ऊपर से उसे भूख लग रही थी। पहले वो खुद का ध्यान रखती थी और अब तो उसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रही थी। उसे दर्द की बिल्कुल आदत नहीं थी। वही आक्रोश ने भी आज क्लास जानबूझकर लंबी खींच दी थी, ताकि आक्रोश को पनिशमेंट दे पाए। वही मयंक और लैला को राहत का चेहरा देखकर बहुत दुख हो रहा था। वही बाकी क्लास वालों को तो मजा आ रहा था। आक्रोश की नजर राहत पर गई, जिसका चेहरा अब रोने जैसा हो गया था, उससे बड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वो दीवार का सहारा लेकर खड़ी थी और पैरों को बार बार झटक रही थी। ये देखकर आक्रोश क्लास से बाहर चला गया। वही उसके जाते ही राहत जहां खड़ी थी वहीं नीचे बैठ गई और पैर लंबे कर लिए। ये देखकर मयंक और लैला उसके पास भागते हुए आए। वही क्लास को तो ये सब उसका ड्रामा लग रहा था। उन लोगों ने खूसुर फुसुर शुरू कर दी। आज तो डॉक्टर आक्रोश ने इस लड़की को क्या सजा दी है। हाँ यार, मजा आ गया, लेकिन बेचारी को देखो तो सही, मुंह कितना सा हो गया है। ऐसे बदतमीज लोगों के साथ यही होना था। बिल्कुल सही कहा तुमने। वैसे भी सबका अटेंशन पाने के लिए ड्रामा कर रही होंगी। हाँ सही है, वैसे भी ये नौटंकी ही है। स्टूडेंट ऐसे ही बातें करते हुए क्लास से बाहर चले गए, क्योंकि सबको ये राहत का ड्रामा लग रहा था। ऊपर से लंच टाइम भी हो गया था। वही मोनी ये सब देखकर काव्या से बोली, अच्छा हुआ, इसके साथ तो यही होना था। काव्या मासूमियत से बोली, नहीं मोनी, किसी के बारे में ऐसे नहीं बोलते, अब चलो यहाँ से। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर चली गई। लैला राहत से बोली, राह आप ठीक हो? राहत थकी हुई आवाज में बोली, पानी। मयंक ने जल्दी से अपनी सीट से पानी की बोतल ली और राहत को पानी पिलाया और बोला, बैठ। राहत ने ना में सर हिलाया और बोली, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। आखिर 3 घंटे खड़े रहना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। मयंक को भी पता था कि इतने वक्त खड़े रहना आसान नहीं था। वो बोला, राह में तुम्हारे पैरों पर दर्द का स्प्रे कर देता हूँ। राहत ने हाँ में सर हिला दिया। वही मयंक ने अपनी सीट से अपना बैग लिया, उसमें से दर्दनाक का स्प्रे निकाला। वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे तो ये चीजें पास रखता था। लैला ने राहत की सूज खोले तब तक मयंक आ गया था। दोनों की नज़र जैसे ही राहत के पैरों पर गई, दोनों ही चौंक गई, क्योंकि राहत के पैर पूरे लाल हो गए थे और सूजे हुए भी लग रहे थे। राहत उन दोनों को देखकर बोली, क्या हुआ, जल्दी करो ना। मयंक ने जल्दी से राहत के पैरों में स्प्रे कर दिया, जिसे देखकर राहत बोली, अब राहत को बहुत भूख लगी है। मयंक फिक्र भरी आवाज में बोला, तुम चल पाओगी? राहत उसे देखकर बोली, राहत खाने के लिए कहीं भी जा सकती है, वो बहुत बड़ी भूखर थी।
मयंक और लैला ने ना में सर हिला दिया और दोनों खड़े हो गए। राहत ने शूज पहने और खुद भी खड़ी हो गई, जिसे देखकर लैला ने उसका हाथ पकड़ लिया और दूसरी तरफ से मयंक ने ये देखकर राहत के चेहरे पर स्माइल आ गई। फिर तीनों दोस्त किचन में चले गए। राहत ने वहां पर खाना खाया, फिर तीनों खाना खाया और वापस क्लास में आ गए। वही राहत को अब ठीक देखकर कुछ स्टूडेंट बोले, देखा मैंने कहा था ना कि ये ड्रामा कर रही है। हाँ, इतनी जल्दी कौन ठीक हो सकता है, ये एक नंबर की ड्रामेबाज है। राहत के बारे में ऐसे ही खुसुर फुसुर हो रही थी, जिसे सुनकर मयंक और लैला को गुस्सा आ रहा था, लेकिन राहत उसे इनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो अपनी धुन में ही थी। वही बाकी डॉक्टर आए, उन्होंने भी उनकी क्लास ले ली। आज का दिन कॉलेज में ऐसे ही बीत गया। अब आगे राहत के बारे में ऐसे ही खुसुर फुसुर हो रही थी, जिसे सुनकर मयंक और लैला को गुस्सा आ रहा था, लेकिन राहत उसे इनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो अपनी धुन में ही थी। वही बाकी डॉक्टर आए, उन्होंने भी उनकी क्लास ले ली। आज का दिन कॉलेज में ऐसे ही बीत गया। कपूर्सविला काल्पनिक नाम। रात 8 बजे राहत कॉलेज से आकर रागिनी जी से मिलकर सीधे अपने रूम में चली गई थी और रूम में आते ही सो गई थी, जिसकी 7 बजे उसकी आंख खुली। वो सावर लेकर लूज लॉन्ग टी शर्ट और शर्ट पहन और पैरों में सॉफ्ट रई वाले स्लीपर पहनकर नीचे आई थी, क्योंकि उसे भूख लग रही थी। राहत जैसे ही नीचे आई उसे कोई नहीं दिखा, जिसे देखकर वो अपनी मस्ती में आगे आने लगी, लेकिन उसका पैर टेबल से टकरा गया। दर्द के मारे उसकी आह निकल गई। रागिनी जी जो अभी अभी वहां पर आई थी, वो ये देखकर जल्दी आगे बढ़ी और बोली, प्रिंसेस आप ठीक हो बच्चा? राहत मासूम मुंह बनाकर बोली, मम्मा हमें लग गई, दर्द हो रहा है। रागिनी जी ये सुनकर परेशान हो गई। आखिर उनकी जान थी वो, जिस पर थोड़ी सी तकलीफ उन्हें बर्दाश्त नहीं थी। वो फिक्र भरी आवाज में बोली, प्रिंसेस आप यहाँ पर बैठो पहले। उन्होंने राहत को सोफे पर बिठाया और उसके स्लीपर उतारे तो वो हैरान हो गई। राहत के पैर सूजे हुए थे और हल्के लाल भी हो रहे थे। वो परेशानी से बोली, प्रिंसेस ये कैसे हुआ? राहत ये देखकर हड़बड़ा गई और नाटक करते हुए बोली, आह मम्मा बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि वो नहीं बताना चाहती थी कि ये कैसे हुआ। रागिनी जी ये सुनकर परेशान हो गई। उन्होंने एक नौकर को आवाज दी और उसे गर्म पानी लाने को कहा। नौकर जल्दी से चला गया। रागिनी जी धीमे धीमे राहत के पैर सहलाने लगी। वही उनकी फिक्र देखकर राहत की आंखों में चमक आ गई। उसे खुशी हो रही थी, कोई उसका अपना है उसकी फिक्र करने के लिए। 2 सर्वेंट जल्दी से एक पानी की बाल्टी लेकर आए, जिसमें हल्का गर्म गुनगुना पानी था। रागिनी जी राहत से बोली, बच्चा आप इसमें पैर डाल लो, आपको आराम मिलेगा। राहत का ये देखकर मुंह बन गया। उसमें गर्म पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन रागिनी जी की घूरती नजरें देखकर उसकी कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई, इसलिए उसने चुपचाप पैर डाल दिए। 5 मिनट बाद राहत सोफे पर गर्म पानी में पैर डालकर बैठी थी और मासूम मुंह बनाकर रखा था, क्योंकि सामने खड़ी रागिनी जी उसे डांट रही थी। रागिनी जी उसे घूरते हुए बोली, प्रिंसेस आपका ध्यान कहाँ रहता है और ये पैर कैसे सूजे गए आपके? उन्हें उसकी फिक्र हो रही थी। राहत क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, मम्मा वो तो आप हमारे पैरों से पूछो ना कि वो क्यों गुब्बारा बने हुए हैं। राहत थी वो कैसे बेतुकी बातें ना करती। रागिनी जी उसे गुस्से से घूरती हुई बोली, प्रिंसेस हम लास्ट टाइम पूछ रहे हैं ये कैसे हुआ, क्योंकि जहां तक हम आपको जानते हैं आप तो ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी। आप टेहरी एक नंबर की इलासी, तो अब सही रीजन बता दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रागिनी आप हमारी प्रिंसेस को ल्यू डांट रही है। ये आवाज रविंद्र जी की थी, जो अभी अभी ऑफिस से आए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी बड़ी जान उनकी छोटी जान को डांट रही है तो उन्होंने कहा। राहत अपने डेरा की आवाज सुनकर सोफे पर बैठी ही पीछे मुड़ी, जहां पर उसके डेरा उसके तीनों भाई अधिमान, आर्यमन, अंशुमन खड़े थे। उन्हें देखकर राहत मासूम आवाज में बोली, हमें बचाओ मम्मा हमें डांट रही है। वही उन चारों को दिख नहीं रहा था कि राहत बाल्टी में पैर डालकर बैठी है। उन्हें तो लग रहा था कि राहत ने कोई शैतानी की है, जिस वजह से उसे डांट पड़ रही है। अधिमान कुछ बोलने को हुआ उससे पहले ही रागिनी जी राहत के साथ साथ उन चारों को गुस्से से घूरते हुए बोली, कुछ भी बोलने से पहले एक बार आगे आकर अपनी प्रिंसेस की हरकत भी देख लो और पूछो कि ये कैसा हुआ, क्योंकि हमें तो बता नहीं रही है। उनकी ऐसी बात सुनकर राहत ने मासूम चेहरा बना लिया। वही वो चारों ये सुनकर चुपचाप आगे आए, लेकिन जैसे ही राहत के पैरों को पानी की बाल्टी में देखा, सबके चेहरे पर उसके लिए फिक्र दिखने लगी। रविंद्र जी फिक्र से बोले, प्रिंसेस ये क्या हुआ है, आप पानी में पैर डालकर क्यों बैठी हो? रागिनी जी राहत को घूरते हुए बोली, आपकी प्रिंसेस के पैर सूज गए हैं, कब से पूछ रहे हैं कैसे हुआ, लेकिन मैडम सिर्फ बेतुकी बातें कर रही है। राहत मासूम निगाहों से उन सबको टुकुर टुकुर देख रही थी। वही ये सुनकर अधिमान जल्दी से आगे आकर बोला, प्रिंसेस अपने पैर दिखाओ। राहत ने ये सुनकर अभी भी सबको मासूम चेहरा बनाकर देख रही थी, जिसे देखकर आर्यमन बोला, प्रिंसेस अधि ने कुछ कहा है आपसे?
राहत ये सुनकर चुपचाप अपने पैर निकाल लेती है, जिसे देखकर वो चारों परेशान हो जाते हैं। हालांकि सूजन थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन उन्हें राहत पर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं थी। रविंद्र जी जल्दी से सोफे पर बैठे और राहत के पैरों को अपनी गोद में रखा और वहां रखे टॉवल से हल्के हल्के से पूछा। रागिनी जी ये देखकर बोली, पहले ही तो पूछो कि ये कैसे हुआ। उन्हें फिक्र थी कि कहीं उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अधिमान, आर्यमन, अंशुमन तीनों भी सोफे पर बैठ गए और राहत को देखने लगी। ये देखकर राहत उन सबको अपनी मासूम निगाहों से टुकुर टुकुर देखने लगी, जिसे देखकर अंशुमन बोला, प्रिंसेस नो ब्लैकमेल। वो जानता था कि वो अपनी बहन का ऐसा चेहरा देखकर पिघल जाएंगे। आर्यमन उसे देखकर बोला, और अब ये बताओ ये आपके पैर कैसे सूजे। अधिमान भी बोला, कोई झूठ नहीं। रविंद्र जी भी प्यार से बोले, बच्चा आप इन सबको छोड़ो, डेढ़ा को बताओ ये कैसे हुआ। रागिनी जी भी अब नर्म आवाज में बोली, बच्चा बताओ। राहत के पास अब कोई रास्ता नहीं था तो वो धीमी आवाज में बोली, वो हमें खड़े रहने की पनिशमेंट मिली थी इसलिए ये हुआ। रविंद्र जी ये सुनकर गुस्से से बोले, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरी प्रिंसेस को पनिशमेंट दे। रागिनी जी बोली, रवि पहले प्रिंसेस की पूरी बात सुन लो। अधिमान नर्म आवाज में बोला, बच्चा आपको पनिशमेंट क्यों मिली और किसने दी। राहत उन सबको देखकर धीमी मगर प्यारी आवाज में बोली, वो आज हम घर से जल्दी निकले थे, फिर भी ट्रैफिक की वजह से लेट हो गए और क्लास को स्टार्ट होने में बिल्कुल कम टाइम था, इसलिए हम भाग कर जा रहे थे। हम प्रोफेसर के आने से पहले पहुंच गए, लेकिन भागने की वजह से हमें भूख लगी तो हमने चालू क्लास में हमारे फ्रेंड मयंक को बता रहे थे, लेकिन हल्के गुस्से से बोली, लेकिन एंग्री एंगर ने देख लिया। पहले तो हमें पेन फेंक कर मारा, फिर हमें कहा क्लास से बाहर निकल जाओ, तो हम खुशी खुशी जा रहे थे, फिर पता नहीं कौन सा भूत आया कि हमें क्लास में खड़ा कर दिया और बदला लेने की वजह से पूरे 3 घंटे क्लास ली और हमें खड़ा रखा। इस वजह से हमारे पैर सूज गए। उन सब ने ध्यान से उसकी बात सुनी, लेकिन उन्हें एंग्री एंगर समझ नहीं आया कि, लेकिन उन्हें इतना पता था कि ये उसका प्रोफेसर है। रविंद्र जी बोले, एंग्री एंगर कौन है। अंशुमन ये सुनकर बोला, आक्रोश। उसे पता था कि राहत उसे एंग्री एंगर कहती है, क्योंकि उसने राहत के मुंह से ही आक्रोश के नाम सुना था। राहत रोतला चेहरा बनाकर बोली, बिल्कुल सही कहा। बस आक्रोश का नाम सुनकर उन सबको गुस्सा आ गया। अधिमान गुस्से से बोला, उसकी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस को पनिशमेंट देने की। आर्यमन गुस्से से बोला, अब इसको क्या प्रॉब्लम है। रविंद्र जी गुस्से से बोले, इस इंसान को मैं छोड़ूंगा नहीं। राहत ये सुनकर क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, नहीं नहीं आप कुछ मत करना। रविंद्र जी, रागिनी जी, आर्यमन, अधिमान, अंशुमन सब उसे देखने लगे। उन सबको एक पल को लगा कि राहत अब भी आक्रोश को पसंद करती है। अधिमान धीमी आवाज में बोला, प्रिंसेस क्या आप अब भी आक्रोश को पसंद करती है। राहत ये सुनकर मुंह बनाकर बोली, यूं हम उस ज्वालामुखी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, कितना गंदा है वो, उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं था। आगे खुशी से बोली, हम तो सिर्फ उसको पसंद करेंगे जो हमें कलरफुल रेनबो रसगुल्ले बनाकर खिलाएगा। राहत के मुंह से ये सुनकर उन सब ने चैन की सांस ली, क्योंकि आक्रोश की वजह से ऑलरेडी राहत ने बहुत कुछ चाहा था, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि असली राहत नहीं है बल्कि मायशा है जिसका रिबोन हुआ है। लेकिन उसकी रसगुल्ले वाले बात सुनकर उन सब के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई, क्योंकि वो जानते थे राहत की जिंदगी में रसगुल्ले कितने मैटर करते थे। अंशुमन ये सुनकर बोला, तो तुमने हमें कुछ भी एक्शन लेने से मना क्यों किया। राहत ये सुनकर मासूम मुंह बनाकर बोली, अरे इसके बहुत सारे रीजन है। देखो पहले तो कोई नहीं जानता कि हम राहत मेहरा नहीं बल्कि कपूर है, कपूर खानदान की इकलौती बेटी। अगर आप लोग कुछ करते तो सबको पता चल जाता, और वैसे भी इस बार गलती तो हमारी ही थी ना। हाँ वो मानती थी कि उससे चालू क्लास में बात नहीं करनी चाहिए। सब लोगों ने उसकी बात पर हों में सर हिला दिया, जिसे देखकर राहत क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, हमें भूख लगी है। रागिनी जी ये देखकर बोली, ठीक है आप सब फ्रेश हो जाओ। वो चारों अभी अभी ऑफिस आए थे उनकी बात पर, और राहत का चेहरा देखकर वो फ्रेश होने चले गए। राहत टुकुर टुकुर रागिनी जी को देख रही थी, जिसे देखकर रागिनी जी बोली, क्या हुआ मेरी परी को। राहत उनकी बात पर खुशी से बोली, टेस्टी टेस्टी ढेर सारा खाना। रागिनी जी के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो बोली, ठीक है मिल जाएगी। ये बोलकर वो किचन में चली गई और सर्वेंट को खाना टेबल पर लगाने को बोलने लगी। थोड़ी देर बाद वो चारों फ्रेश होकर नीचे आए। उन्हें देखकर राहत डाइनिंग टेबल पर जाने के लिए खड़ी होने लगी। उससे पहले ही अधिमान ने उसे गोद में उठा लिया और डाइनिंग की तरफ बढ़ गया। वही वो आर्यमन, अंशुमन और रविंद्र जी उसे घूरने लगे, क्योंकि प्रिंसेस उन सब की थी ना कि उसके अकेले की। फिर वो भी आगे बढ़ गए। डाइनिंग टेबल पर सभी लोग बैठे थे। राहत अपने भाइयों और पापा के हाथ से एक एक बाइट खाकर अपना खाना पूरा कर रही थी, वही साथ ही उनसे दुनिया भर की बातें भी कर रही थी।
डिनर करने के बाद सब थोड़ी देर हॉल में बैठे रहे और राहत की बातें सुनते रहे क्योंकि उसकी बेतुकी बातें कभी खत्म ही नहीं होती थी। वही राहत फैमिली का इतना प्यार देखकर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रही थी कि इतनी प्यारी फैमिली दी जो उससे जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, जिनकी जिंदगी उसके आगे पीछे ही घूमती थी। राहत को नींद आने लगी थी। अधिमान उसे गोद में उठाकर रूम में लेकर गया, लेकिन राहत रास्ते में ही सो गई थी। उसने उसे आराम से बेड पर लेटाया और कंबल उड़ाकर एसी का टेम्परेचर सेट कर रूम से चला गया। अब आगे राहत को नींद आने लगी थी। अधिमान उसे गोद में उठाकर रूम में लेकर गया, लेकिन राहत रास्ते में ही सो गई थी। उसने उसे आराम से बेड पर लेटाया और कंबल उड़ाकर एसी का टेम्परेचर सेट कर रूम से चला गया। अगली सुबह इंटरनेशनल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कॉलेज में राहत जिद कर आज जल्दी ही कॉलेज आ गई थी क्योंकि हॉस्पिटल में रहने की वजह से ऑलरेडी उसकी अटेंडेंस कम थी, जिससे एग्जाम में प्रॉब्लम हो सकती, ताकि आक्रोश को उसे डांटने का कोई मौका ना मिले। लेकिन वो इस चक्कर में कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गई थी, इसलिए अभी तक लैला और मयंक भी नहीं आए थे। लेकिन यहाँ आकर उसे पता चला कि प्रोफेसर के बिजी होने की वजह से आज स्टार्टिंग की 2 क्लास नहीं थी। जो उसे यहाँ आकर पता चला था तो वो अब मुंह बनाकर बैठी थी। राहत मुंह बनाकर बोली, ओह गॉड, इस एंग्री एंगर की वजह से कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए। अब तो हम बोर हो रहे हैं, अब क्या करे। उसने रोतला चेहरा बनाकर इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नजर सामने से आते सुशांत बिरला, महेंद्र ओझा, नैना सोलंकी पर पड़ी, जिससे वो खुश हो गई। सुशांत, महेंद्र और नैना उसकी तरफ ही आ रहे थे। जैसे ही वो तीनों उसके नजदीक आए, राहत ने जोर से सीटी बजा दी, जिससे उन तीनों की नजरें उसकी तरफ गई। सुशांत उसे देखकर बोला, ये क्या बदतमीजी है। राहत सुशांत और महेंद्र को देखते हुए उनसे फ्लर्ट करते हुए फ्लर्टी टोन में बोली, वैसे आज तो आप दोनों बड़े कातिल लग रहे हो, हमारा कत्ल हो रहा है। सुशांत उसे देखकर बोला, शर्म नहीं आती तुम्हें फ्लर्ट करते हुए। राहत क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, हूँ जो करे शर्म फूटे उसके कर्म, वैसे भी किसी को नहीं, आप दोनों को ही छेड़ रहे हैं। आए सुशांत। महेंद्र और नैना के चेहरे पर स्माइल आ गई। महेंद्र उसके सर पर टिपली मारते हुए बोला, तुम सच में बेशर्म हो। राहत क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, हाँ वो है। नैना उसे देखकर बोली, वैसे आज सूरज कहाँ से निकला जो राहत मैडम अपनी नींद खराब कर जल्दी कॉलेज आ गई। राहत मुंह बनाकर बोली, सूरज जहाँ से निकलता है वहां से ही निकला है, ये तो सब उस एंग्री एंगर की वजह हुआ, फालतू में डांटते इसलिए जल्दी आ गए, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया। सुशांत, महेंद्र और नैना उन तीनों को राहत के एक्सप्रेशन देखकर हंसी आ गई, जिससे राहत ने उन तीनों को घुरा तो तीनों ने मुंह पर उंगली रख ली थी। राहत बोली, बस इसलिए ही आपके साथ फ्लर्ट कर टाइम पास कर रहे हैं। सुशांत उसे घूरते हुए बोला, शर्म नहीं आती अपने भाई की उम्र के साथ लड़कों के साथ फ्लर्ट करते हुए। राहत क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, बस टाइम पास कर रहे, कौन सा सीरियस हो रहे हैं, वैसे भी आप दोनों सुशांत महेंद्र हमारे टाइप के नहीं हो। नैना को हंसी आ गई क्योंकि आज तक उन दोनों को सुशांत महेंद्र मुंह पर रिजेक्ट किसी ने नहीं किया था, लेकिन हमारी राहत की तो बात ही निराली थी। सुशांत और महेंद्र ने उसे घुरा तो नैना चुप हो गई। वही सुशांत राहत को घूरते हुए बोला, हाँ तो तुम जैसी शैतान भी मेरे टाइप की नहीं है। राहत क्यूट सा मुंह बनाकर उसे घूरते हुए बोली, हम शैतान नहीं है समझे। महेंद्र उसे देखकर बोला, हाँ ये शैतान नहीं बल्कि सारे शैतानों की मल्लिका उनकी रानी है। सुशांत और नैना को हंसी आ रही थी, लेकिन उन दोनों ने कंट्रोल कर लिया क्योंकि अगर वो हंसते तो राहत गुस्सा हो जाती। राहत छोटी आंखें कर हल्के गुस्से से बोली, आपने हमें फिर से शैतान कहा। महेंद्र ये सुनकर बोला, बिल्कुल नहीं राहत, बल्कि मैंने तो तुम्हें रानी कहा है, रानी मतलब क्वीन। राहत ये सुनकर शांत हो गई और खुशी से बोली, वो तो हमें पता है कि हम रानी है रानी। सुशांत, महेंद्र और नैना के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई क्योंकि उन लोगों ने जब से राहत को जाना था समझा था, इतना समझ गए थे कि राहत जितनी शैतान थी उतनी ही मासूम थी। नैना राहत को देखकर बोला, वैसे राहत तुम्हारा टाइप क्या है, तुम्हें कैसा लड़का चाहिए। राहत ये सुनकर क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, वो जो राह को रेनबो रसगुल्ले खिलाए। सुशांत, महेंद्र और नैना वो तीनों भी उसके रसगुल्ले के लिए प्यार से वाकिफ थे, लेकिन उन्होंने आज तक रेनबो रसगुल्ले नहीं सुने थे और ये बनाना तो इम्पॉसिबल ही लगता था। लेकिन अगर वो कुछ बोलते तो राहत का मुंह फूलकर गुब्बारा हो जाता, इसलिए वो चुप ही रहे। सुशांत उसे देखकर बोला, वैसे तुम जल्दी आ गई तो थोड़ा पढ़ लेती। राहत मुंह बनाकर बोली, हूँ क्लास में पढ़ते हैं वो कम है क्या जो अब बाहर भी पढ़े, हम तो क्लास में ही पढ़ेंगे। सुशांत ने ना में सर हिला दिया और महेंद्र बोला, तुम यहाँ बैठकर टाइम पास कर रही हो, तुम्हारे पास काम नहीं है क्या। राहत ये सुनकर बोलने ही वाली थी कि उसके पास कोई काम नहीं है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। वो जल्दी से बोली, अरे याद आ गया, हमें बहुत इम्पोर्टेंट काम है, हम आप तीनों से बाद में मिलते हैं। ये बोलकर वो वहां से भाग गई। वही ये देखकर सुशांत
महेंद्र और नैना तीनों एक साथ बोले, आफत की पुड़िया। तीनों ने एक साथ एक दूसरे को देखा तो सुशांत बोला, अब पता नहीं किस काम के लिए गई है। महेंद्र बोला, उसके सिर्फ 3 ही काम है, खाना, सोना और शैतानी करना, उन्हीं में से एक करने गई होंगी। नैना हंसते हुए बोली, ये तो सही कहा। फिर उन दोनों को देखकर बोली, हम भी अपने काम के लिए चले। सुशांत और महेंद्र ने हाँ में सर हिला दिया और वो तीनों भी चले गए। राहत की इन दोनों सुशांत, महेंद्र और नैना, इन तीनों से दोस्ती बहुत अच्छी हो गई थी। जैसे जैसे वो राहत को पर्सनली जान रहे थे, उनके दिमाग और दिल से बुरी राहत की छवि हट रही थी, बल्कि इस राहत के लिए एक अच्छी जगह बन रही थी। और वो राहत की हरकतों, उसकी शैतानियों, हर चीज से वाकिफ हो रहे थे। वही राहत उन दोनों से फ्लर्ट करती, मस्ती करती, उन्हें छेड़ती, परेशान करती, इससे उन तीनों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। राहत, सुशांत, महेंद्र और नैना इस बात से अनजान वहां से चले गए कि कोई उन चारों को जलती हुई निगाहों से घूर रहा था। वो और कोई नहीं बल्कि आक्रोश था जो वहां से जा रहा था। लेकिन राहत पर नजर पड़ते ही उसके कदम थम गए। लेकिन जैसे ही उसकी नजर राहत की हरकतों पर गई, ऊपर से सुशांत, महेंद्र और नैना की क्लोज देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसे राहत का किसी के भी करीब जाना पसंद नहीं आ रहा था। उसका मन करता कि वो उन सबको मार दे जिसके करीब राहत जा रही थी, लेकिन उसे अपनी फीलिंग समझ नहीं आ रही थी, इसलिए उसने गुस्से से सर झटक दिया और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, इस लड़की को पढ़ाई के सिवा सारे फालतू काम आते हैं, आज ऐसी पनिशमेंट दूंगा कि सब भूल जाएगी। ये बोलकर वो भी गुस्से से चला गया। अब आगे। राहत, सुशांत, महेंद्र और नैना इस बात से अनजान वहां से चले गए कि कोई उन चारों को जलती हुई निगाहों से घूर रहा था। वो और कोई नहीं बल्कि आक्रोश था जो वहां से जा रहा था। लेकिन राहत पर नजर पड़ते ही उसके कदम थम गए। लेकिन जैसे ही उसकी नजर राहत की हरकतों पर गई, ऊपर से सुशांत, महेंद्र और नैना की क्लोज देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसे राहत का किसी के भी करीब जाना पसंद नहीं आ रहा था। उसका मन करता कि वो उन सबको मार दे जिसके करीब राहत जा रही थी, लेकिन उसे अपनी फीलिंग समझ नहीं आ रही थी, इसलिए उसने गुस्से से सर झटक दिया और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, इस लड़की को पढ़ाई के सिवा सारे फालतू काम आते हैं, आज ऐसी पनिशमेंट दूंगा कि सब भूल जाएगी। ये बोलकर वो भी गुस्से से चला गया। इंटरनेशनल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में राहत भागते हुए हॉस्पिटल की तरफ जा रही थी, क्योंकि उसे अर्धमान की हीरोइन के बारे में जानना था। क्योंकि उसने नॉवेल में सिर्फ नाम पढ़ा था, ना कि चेहरा देखा था, इसलिए वो जानना चाहती थी। राहत हॉस्पिटल के अंदर आई और क्यूट सा मुंह बनाकर कंफ्यूजन से देखने लगी कि उसे किस तरफ जाना चाहिए। फिर उसे एक बड़ा सा बोर्ड दिखा जिसे देखकर वो खुश हो गई और जल्दी से उस तरफ भागी, क्योंकि उस बोर्ड पर सब डॉक्टर के नाम लिखे थे और वो किस में स्पेशलिस्ट थे वो भी लिखा था, ताकि किसी पेशेंट को डॉक्टर को ढूंढने मुश्किल नहीं होती थी। राहत उन पर लिखे नाम को देख रही थी। उसकी नज़र थम गई क्योंकि जो वो ढूंढ रही थी वो मिल गया था, लेकिन अब उसे उसके केबिन में जाना था। राहत ने इधर उधर देखा और वहां से जाते एक वार्ड बॉय से बोली, भैया क्या आप बता सकते हो कि डॉक्टर सानवी का केबिन कहाँ पर है? वार्ड बॉय राहत को देखकर बोला, हाँ, 2nd फ्लोर लेफ्ट साइड का सबसे लास्ट रूम, उसने उसे बताया। राहत ने हाँ में सर हिलाया और बोली, और डॉक्टर अर्धमान का? उसे जानना था कि अगर वो सानवी के केबिन में जाए और अर्धमान देख ले तो वो क्या बोलेगी। वार्ड बॉय ये सुनकर बोला, 2nd फ्लोर पर राइट साइड का सबसे लास्ट रूम। ये बोलकर वो चला गया। राहत क्यूट आवाज में बोली, अच्छा है, हीरो और हीरोइन का केबिन अलग अलग दिशा में है, वरना हम पकड़े जाते तो क्या बोलते। फिर कॉन्फिडेंस से बोली, लेकिन इन दोनों के केबिन की तरह हम इन्हें अलग दिशा में नहीं रहने देंगे। ये बोलकर वो लिफ्ट की तरफ चली गई। राहत लिफ्ट के पास आई तो वो पहले से ही ऊपर चली गई। ये देखकर वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली, आज किस्मत ही खराब है, सीढ़ियों से भी नहीं जा सकते वरना और पैर दुखेंगे। एक काम करते हैं, 5 मिनट वेट ही कर लेते हैं। ये बोलकर वो वहां बने सिटिंग एरिया में लगे सोफे पर बैठ गई और लिफ्ट के गेट को देखते हुए उसके खुलने का वेट करने लगी। राहत बैठी थी, तभी उसे अपने बैग को खींचते हुए महसूस हुआ। उसने देखा, उसे कुछ नहीं दिखा। फिर से हुआ, उसने फिर से देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। ये देखकर उसने मुंह बना लिया। तभी फिर से उसे खींचवा महसूस हुआ। इसी के साथ वो उस सोफे से खड़ी हो गई और उसके पीछे थोड़ी जगह थी, वहां देखा तो उसे एक छोटा बच्चा दीवार की तरफ मुंह कर छुपा हुआ दिखा, मतलब वो ही उसका बैग पीछे से खींच रहा था। ये देखकर राहत कमर पर हाथ रखकर मुंह फुलाकर बोली, है लिटिल क्यूटी, आप हमें परेशान क्यों कर रहे हो? उस बच्चे ने पलटकर देखा तो उसे सामने एक परी जैसी लड़की दिखाई दी। वही राहत भी उस बेबी को देखने लगी, जिसकी उम्र यही कोई 4 या 5 साल के आसपास होंगी। फुले हुए गोरे गोरे गाल, छोटी छोटी काली आंखें, छोटे होठ, छोटी नाक, बिखरे हुए बाल। वो बच्चा बहुत क्यूट था। राहत उसे खुद को टुकुर टुकुर देखते देखकर बोली, है लिटिल क्यूटी, क्या हुआ? बच्चा अपनी मासूम आवाज में बोला, आप एंजल हो। राहत को उसकी मासूम सवाल और मासूमियत पर बड़ा प्यार आया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और प्यार से बोली, है क्यूटी, यहाँ से बाहर आओ।
उसके इतने प्यार से बोलने पर उस बच्चे ने अपना छोटा सा हाथ राहत के हाथ में रख दिया। राहत ने उसे बाहर निकाला और सोफे पर बिठाकर उसके सामने बैठते हुए बोली, आप वहाँ क्यों छुपे थे? बच्चा क्यूट आवाज में बोला, अगर मैं यहाँ नहीं छुपता तो मेरे मम्मा पापा डॉक्टर अंकल को बोलकर मेरे को सुई लगा देते ना, इसलिए हम वहाँ से भाग गए। राहत उसे देखकर प्यार से बोली, आपको सुई क्यों? आपको क्या हुआ है? उसे जानना था कि आखिर इस लिटिल क्यूटी को क्या हुआ है। बच्चा ये सुनकर क्यूट आवाज में बोला, पता नहीं। राहत को ये सुनकर लगा कि बच्चा है तो कुछ दुख रहा होगा या फीवर होगा, इसलिए डॉक्टर सुई लगा रहे होंगे, इसलिए उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और क्यूट आवाज में बोली, लिटिल क्यूटी ये गलत बात है कि आप अपने मम्मा पापा से छुप रहे हो, पता है वो कितने परेशान हो रहे होंगे, ये बैड बॉय करते हैं, आप तो गुड बॉय हो ना। बच्चे ने क्यूटली 2-3 बार हाँ में गर्दन हिला दी और बोला, नो एंजल, में बैड बॉय नहीं गुड बॉय हूँ। राहत ये सुनकर बोली, ये हुई ना बात, वैसे आप हमारा बैग क्यों खींच रहे थे? बच्चा क्यूट आवाज में बोला, आप डांटोगे नहीं? राहत उसके गाल खींचते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, भला एंजल अपने लिटिल क्यूटी को डांट सकती है क्या? बच्चे ने क्यूटली ना में गर्दन हिला दी और बोला, वो मैं बैग नहीं, वो स्पाइडरमैन को देख रहा था। राहत ये सुन अपना बैग देखती है जिसमें एक स्पाइडरमैन वाला की चेन था। दरअसल हमारी राहत को ये सब चीजें बहुत पसंद आती थी, वही उस बच्चे को भी ये अच्छी लगी तो वो खुद के करीब कर देख रहा था, लेकिन राहत को बैग खींचता हुआ लगा था। राहत ये सुनकर प्यारी सी आवाज में बोली, आपको ये अच्छा लगा, तुम आप इसे रख लो। दरअसल उसे ये बच्चा बहुत पसंद आया था, वरना राहत अपनी चीजें किसी को ना दे। बच्चा ये सुनकर क्यूट आवाज में बोला, लेकिन मम्मा ने ऐसी चीजें लेने से मना किया है। राहत ये सुनकर प्यारी सी आवाज में बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम तो आपकी एंजल हैं ना, और आप हमसे दोस्ती कर लो, फिर हम फ्रेंडशिप का गिफ्ट आपको दे देंगे। बच्चे को भी राहत अच्छी लगी थी, उसे कोई बुरी वाइब नहीं आई थी, इसलिए उसने अपना नन्हा सा हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, फ्रेंड। राहत ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उससे हैंडशेक करते हुए बोली, फ्रेंड। बच्चा खुश हो गया। वही राहत ने उस स्पाइडरमैन वाली किचेन निकालकर उस बच्चे की तरफ बढ़ा देती है और बोलती है, लिटिल क्यूटी ये लो, सब भी आपको सुई से डर लगे ना तो आप इसको देख लेना, ये कितना स्ट्रांग है, वैसे ही आप भी स्ट्रांग हो। बच्चे ने क्यूटली हाँ में सर हिला दिया। तभी एक आवाज आई, बच्चा आप यहाँ हो, वहाँ आपके मम्मा पापा आपको ढूंढ रहे हैं। इस आवाज को सुनकर राहत और बच्चा दोनों ने उधर देखा तो एक नर्स खड़ी थी, वो उनके करीब आई। राहत उस नर्स को देखते हुए बच्चे से बोली, लिटिल क्यूटी आप इन्हें जानते हो? वो जानना चाहती थी, वरना कोई इस बच्चे को झूठ बोलकर लेकर चला गया तो वो इतनी देर में उस बच्चे से अटैच हो गई थी। बच्चा ये सुनकर बोला, ये सुमन आंटी है, मैं इन्हें जानता हूँ। नर्स ये सुनकर बोली, अच्छा बच्चे जल्दी चलो, आपके मम्मा पापा वेट वहाँ परेशान हो रहे हैं। फिर राहत की तरफ देखकर बोली, थैंक यू मैम। राहत ने हाँ में सर हिला दिया। उसे भी इस नर्स से कोई बुरी फीलिंग नहीं आई थी, तो वो बच्चे को उसके साथ जाने दे सकती थी, वैसे भी बच्चा तो उसे जानता ही था। राहत उस बच्चे से बोली, बाय बाय लिटिल क्यूटी, हम बाद में मिलेंगे और आप फिर से भागना मत और ना ही छुपना, ओके? बच्चा क्यूट सी आवाज में बोला, ओके एंजल। फिर उसने उसे झुकने को इशारा किया तो राहत झुक गई, तो उस बच्चे ने राहत के गाल पर किस कर दी, जिससे राहत के गाल पर भी क्यूट सी स्माइल आ गई। उसने भी उसके गाल पर किस कर दी। बच्चा क्यूट आवाज में बोला, बाय बाय एंजल। राहत भी क्यूट आवाज में बोली, बाय बाय लिटिल क्यूटी। बच्चा नस के साथ चला गया। वही राहत उस बच्चे के जाने के बाद बोली, ओह शिट, हमने लिटिल क्यूटी से फ्रेंडशिप तो कर ली, लेकिन उनका नाम तो पूछा ही नहीं। क्यूट मुंह बनाकर पॉजिटिव वे में बोली, लेकिन कोई बात नहीं, जब हम फिर से मिलेंगे तब पूछ लेंगे। तभी टिन की आवाज आई। राहत ने उधर देखा कि लिफ्ट नीचे आ गई थी और खुल गई थी, लोग उसमें जा रहे थे। राहत जल्दी से उस तरफ भागी, लेकिन सामने आए इंसान को देखकर उसके कदम थम गए। अब आगे राहत उस बच्चे के जाने के बाद बोली, ओह शिट, हमने लिटिल क्यूटी से फ्रेंडशिप तो कर ली, लेकिन उनका नाम तो पूछा ही नहीं। क्यूट मुंह बनाकर पॉजिटिव वे में बोली, लेकिन कोई बात नहीं, जब हम फिर से मिलेंगे तब पूछ लेंगे। तभी टिन की आवाज आई। राहत ने उधर देखा कि लिफ्ट नीचे आ गई थी और खुल गई थी, लोग उसमें जा रहे थे। राहत जल्दी से उस तरफ भागी, लेकिन सामने आए इंसान को देखकर उसके कदम थम गए, क्योंकि उसके सामने अंशुमन खड़ा था। अगर वो उसे देख लेता तो 100 सवाल पूछता कि वो यहाँ क्या कर रही है। वो जल्दी से वहां से हट गई। वही अंशुमन का ध्यान उस तरफ नहीं गया था, लेकिन वो जहाँ राहत छुपी थी उसी दिशा में आ रहा था। राहत ये देखकर टेंशन से बोली, राहत भागो यहाँ से, अगर ब्रो ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी और क्लास लगेगी 100 अलग से। फिर सोचते हुए बोली, लेकिन हम हीरो के हीरोइन से कैसे मिलेंगे? फिर आगे बोली, लेकिन बच गए तो कल फिर से आ जाएंगे, अभी भाग यहाँ से। ये बोलकर वो चुपके से निकलकर हॉस्पिटल के गेट की तरफ भाग गई। वही वो भाग रही थी कि सामने से आ रहे शख्स से टकरा गई। प्रिंसेस संभल कर, राहत ने
ये आवाज सुनकर आंखें बंद कर ली क्योंकि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि अर्धमान की थी। अर्धमान उसे देखकर बोला, आप ठीक हो प्रिंसेस? राहत ने आंखें खोली और मासूमियत से बोली, हाँ हाँ हम ठीक है, हमें क्या हुआ? अर्धमान को तो उसकी मासूम शक्ल देखकर यकीन हो गया, लेकिन वो कंफर्म करना चाहता था कि उसकी प्रिंसेस झूठ तो नहीं बोल रही है या फिर उसने कोई शैतानी की है। जो भी हो उसे जानना था। अर्धमान राहत से कुछ बोलता तभी उसकी नज़र इधर उधर घूम रहे स्टूडेंट, डॉक्टर और बाकी लोगों पर गई। ये देखकर उसे सबके सामने बात करना सही नहीं लगा क्योंकि सबको पता चल जाता कि राहत उसे कनेक्टेड है तो वो उसे हार्म करने की कोशिश करते। वैसे भी राहत की इमेज कुछ लोगों को छोड़कर अभी भी विलेन वाली ही थी, इसलिए उसने राहत का हाथ पकड़ा और साइड में लेकर गया। वही किसी की जलती हुई निगाह गुस्से से उनके हाथ को ही घूर रही थी। वो और कोई नहीं, आक्रोश ही था जो हॉस्पिटल से निकलकर कॉलेज की तरफ जा रहा था, लेकिन बीच में ही उसकी नज़र उन दोनों पर पड़ गई। आक्रोश गुस्से से बोला, हाउ डरे ही होल्ड हर हैंड? इसकी हिम्मत कैसे हुई उसका हाथ पकड़ने की? उसे पता नहीं क्यों गुस्सा आ रहा था, उसके कदम उस तरफ बढ़ गए। अर्धमान राहत को साइड में लेकर आया और नर्म आवाज में बोला, क्या हुआ प्रिंसेस, आप यहाँ क्या कर रही हो? राहत क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, वो तो हम बस ऐसे ही आ गए थे। अर्धमान उसे देखते हुए नर्म आवाज में बोला, आपकी तबीयत तो ठीक है? वो राहत के सर और गर्दन पर हाथ लगाते हुए बोल रहा था। राहत अर्धमान को देखकर कमर पर हाथ रखकर क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, हीरो हमने कहा ना कि हम ठीक है, वो तो आज हम जल्दी आ गए थे इसलिए सोचा हॉस्पिटल देख लिया जाए इसलिए आ गए। मुंह फुलाकर बोली, लेकिन आपने तो राह के ऊपर सवालों की बौछार लगा दी। उसे पता था कि अगर अब बचना है तो ड्रामा करना पड़ेगा। अर्धमान उसका ऐसा रिएक्शन देखकर हल्की सी स्माइल आ गई। वो बोला, अच्छा बाबा समझ गया मैं। राहत ये सुनकर मन में बोली, बच गए। फिर अर्धमान को देखकर क्यूट आवाज में बोली, अच्छा है। उसका मुंह अभी भी फुला हुआ था। ये देखकर अर्धमान ने अपनी जेब से एक चॉकलेट निकाल कर राहत के सामने कर दी, जिसे देखकर राहत के चेहरे पर 400 वोल्ट की स्माइल आ गई। वो खुशी से उस चॉकलेट को ले लिया और अर्धमान के गले लग गई। अर्धमान ने भी बदले में उसे गले लगा लिया। आक्रोश जो दूरी पर खड़ा ये सब देख रहा था, उसकी आंखें गुस्से से आग उगलने लगी थी। वही उसे इन दोनों की करीबी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। उसे पहले वाली राहत में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इस राहत में उसे इंटरेस्ट आ रहा था। लेकिन क्यों, ये उसकी खुद की समझ से भी परे था। बस उसे राहत का किसी के भी करीब जाना नहीं पसंद था। वो गुस्से से पास लगे पेड़ पर जोर से मुक्का मारता है, जिससे एक बारी तो पेड़ भी हिल जाता है। वही आक्रोश के हाथ से खून बहने लगता है। वो गुस्से से उन दोनों को देखते हुए सर्द मगर गुस्से वाली आवाज में बोला, राहत मेहरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी के करीब जाने की? इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। ये बोलकर वो गुस्से से चला गया, क्योंकि अगर अब वो ये जायदा देखता तो उसका गुस्सा फटना तय था, जिससे पता नहीं कौन सी तबाही आती। राहत अर्धमान से अलग होकर खुशी से बोली, यू आर द बेस्ट हीरो। अर्धमान के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। वही राहत अब खड़ी खड़ी मुंह बनाने लगी, जिसे देखकर अर्धमान बोला, क्या हुआ? राहत क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, सुसु आई है, हम आपसे बाद में मिलेंगे। ये बोलकर वो वहां से भागकर जाने लगी। अर्धमान ने उसकी हरकत पर नामे सर हिलाया और वहां से अपने काम के लिए चला गया। कॉलेज में क्लास में आक्रोश क्लास में आ गया था। सब स्टूडेंट ने उसे ग्रिट किया। उसने अपनी सर्द नजरें पूरी क्लास में घुमाई, लेकिन उसे राहत अभी तक नहीं दिखी। वो गुस्से से मन में बोला, अभी तक नहीं आई मतलब उसके साथ होंगी। उसे गुस्सा आ रहा था। सर में आई कम इन, एक आवाज आई। आक्रोश ने गुस्से से उधर देखा जहां पर काव्या खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। तभी काव्या को पीछे से धक्का लगा और वो जमीन पर गिर गई। उसकी आंख निकल गई, उसकी आंखों में नमी आ गई। उसके इस तरह गिरने से सबका ध्यान गेट पर चला गया, जहां पर राहत मुंह पर हाथ रखकर खड़ी थी। दरअसल हुआ यूं कि राहत भागते हुए क्लास में आ रही थी। उसे पता नहीं था कि आक्रोश क्लास में आ गया है और गेट पर काव्या खड़ी है। वो इतनी स्पीड से आई कि आगे खड़ी काव्या को गलती से धक्का लगा और वो गिर गई, जिससे राहत खुद शॉक थी। आक्रोश गुस्से से राहत को देख रहा था। वही स्टूडेंट ये देखकर खुसूर फुसूर कर रहा था। ये लड़की कितनी बदतमीज है, देखो तो बेचारी मासूम काव्या को गिरा दिया। ये लड़की ना पूरी विलेन है, जब देखो तब काव्या को हक करती रहती है। सही कहा, ये काव्या की कितनी नकल करती है मासूम बनने की, लेकिन है नहीं। अरे देखो देखो, डॉक्टर आक्रोश कितने गुस्से से उसे देख रहे हैं। जरूर इसे कोई बड़ी पनिशमेंट देंगे। बिल्कुल सही कहा, देनी भी चाहिए। इसकी वजह से मासूम काव्या की आंखों में देखो आंसू आ गए, उसे दर्द हुआ होगा। हाँ, वैसे भी डॉक्टर आक्रोश को काव्या का रोना पसंद नहीं। अब जरूर इस राहत को बड़ा सबक मिलेगा। मैं तो बहुत खुश हूँ इस राहत को रोते हुए जलील होते हुए देखने के लिए। वैसे डॉक्टर आक्रोश क्या सजा देंगे? मुझे तो लगता है मासूम काव्या को रुलाने के लिए ना डॉक्टर आक्रोश इसे खींचा कर थप्पड़ मारेंगे। नहीं नहीं, इसे भी धक्का दे देंगे।
लेकिन जो भी हो मजा आएगा। ऐसे ही स्टूडेंट खुसूर फुसूर कर रहे थे। राहत ने एक नज़र जमीन पर गिरी काव्या को देखा, फिर पूरी क्लास को जो उसे गुस्से से घूर रही थी उसे उनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र आक्रोश पर गई उसने थूक गटक लिया और मन में बोली, क्लास लगने के लिए तैयार हो जाओ राहत, आज तो ये एंग्री एंगर छोड़ेगी नहीं। अब आगे। राहत ने एक नज़र जमीन पर गिरी काव्या को देखा, फिर पूरी क्लास को जो उसे गुस्से से घूर रही थी उसे उनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र आक्रोश पर गई उसने थूक गटक लिया और मन में बोली, क्लास लगने के लिए तैयार हो जाओ राहत, आज तो ये एंग्री एंगर छोड़ेगी नहीं। आक्रोश गुस्से से राहत को देखते हुए बोला, हाउ डेयर यू। उसके दिमाग में अभी भी अर्धमान का राहत का हाथ पकड़ना ही चल रहा था, इसलिए उसके मुंह से ये लफ्ज निकले थे। सब स्टूडेंट फिर से बोले, देखो डॉक्टर आक्रोश काव्या की कितनी परवाह करते हैं। हाँ हाँ देखो इस राहत को कैसे डांट रहे हैं। राहत ने आक्रोश की बात सुनकर मासूम मुंह बना कर कहा, गलती से हो गया था। आक्रोश तो इस लड़की को देखता रह गया, कितनी मासूम लग रही थी लेकिन उसकी हरकतें बिल्कुल उलट थी। वो ये देखकर उसे छोड़ भी देता, लेकिन उसकी आज की हरकत उसे छोड़ने का दिल ही नहीं कर रहा था। आक्रोश गुस्से से काव्या से बोला, स्टैंड अप एंड सिट इन योर सीट, खड़ी हो और अपनी सीट पर बैठो। काव्या जो रो रही थी वो आक्रोश की गुस्से वाली आवाज सुनकर जल्दी से खड़ी हो गई और अपनी सीट पर जाकर बैठ गई, जिसे देखकर आक्रोश गुस्से से राहत से बोला, गो आउटसाइड द क्लास एंड डोंट मूव अंटिल आई टेल यू, अदरवाइज इट वोंट टेक अ सेकंड टू गेट यू किक्ड आउट ऑफ दिस कॉलेज। क्लास के बाहर जाओ और जब तक मैं ना कहूँ हिलना मत वहां से, वरना इस कॉलेज से निकालने में एक सेकंड नहीं लगेगा। राहत ये सुनकर उसे गुस्से से देखती है और मुंह फुलाकर चुपचाप क्लास से बाहर चली जाती है। उसने नॉवेल में पढ़ा था आक्रोश अपनी बात का कितना पक्का है और कितना पावरफुल है। अगर उसने कहा कि वो कॉलेज से निकाल देगा तो उसका पूरा फ्यूचर खतरे में आ जाएगी। यहाँ से निकालने के बाद उसे कहीं एडमिशन मिलना भी मुश्किल था और राहत को अपना डॉक्टर का करियर किसी वजह से खतरे में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए चुपचाप जाकर क्लास के बाहर एक चेयर घर जाकर बैठ गई। आक्रोश को उस पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसने कंट्रोल कर रखा था। उसने क्लास स्टार्ट की तो सबका ध्यान उस तरफ चला गया, क्योंकि आक्रोश एक स्ट्रीट प्रोफेसर था। 2 घंटे बाद राहत इन 2 घंटों में बाहर अच्छे से मजे कर लिए थे। पहले तो उसने गाने सुने, फिर उस पर डांस किया, फिर थक गई तो आराम से बैठ गई, लेकिन तभी उसकी नज़र वहां से जाते 2 लड़कों पर गई, जिसे देखकर उसके अंदर की फ्लिटी राहत जाग गई। वो उन्हें देखकर बोली, हेलो हैंडसम सर। दोनों लड़के रुक गए और सामने देखा, जहां पर बहुत प्यारी सी लड़की खड़ी थी, लेकिन वो उसे उसकी विलेन वाली हरकत की वजह से जानते थे। एक लड़का बोला, क्या हुआ आज हमें कैसे हैंडसम कहाँ लगता है डॉक्टर आक्रोश अब पसंद नहीं। राहत का मुंह बन गया, वो उसे घूरते हुए बोली, गधा कहीं का उस ज्वालामुखी डायनोसर का नाम लेकर सारे अच्छे मूड को बर्बाद कर दिया। उसे आक्रोश का नाम लेना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। दोनों लड़के राहत को हैरानी से देख रहे थे। उन्होंने तो बस सुना था कि अब राहत डॉक्टर आक्रोश को पसंद नहीं करती, लेकिन आज देख भी लिया था। वो कुछ बोलने का हुआ तभी उनकी नज़र पीछे खड़े आक्रोश पर गई, जो गुस्से से उन्हें ही देख रहे थे। ये देखकर उन दोनों ने ना आव देखा ना ताव, सीधे वहां से भाग गए। राहत ये देखकर चिल्लाकर बोली, अरे अरे रुको तो सही, ढंग से फ्लर्ट तो करने दो, उसे कहीं ना कहीं तो टाइम पास करना ही था। राहत उनके जाते ही पीछे मुड़ी तो चीहू उठी, क्योंकि आक्रोश गुस्से से उसे ही देख रहा था। ये देखकर राहत मन में बोली, या तो इनकी टाइमिंग गलत है या हमारी अब ये किसी भरे हुए बादल की तरह बरसेंगे। आक्रोश गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, कम टू माई कैबिन राइट नाउ, अभी के अभी मेरे केबिन में आओ। ये बोलकर वो चला गया। उसके जाते ही सारी क्लास बाहर आई। मयंक और लैला राहत को देखकर बोले, क्या हुआ। राहत उन दोनों को देखकर जल्दी से बोली, बाद में बताते हैं, पहले ये बताओ डॉक्टर आक्रोश का केबिन कहाँ पर है। मयंक ये सुनकर बोला, राइट साइड का लास्ट वाला। राहत ये सुनकर वहां से उस दिशा में भाग गई। सब खुसूर फुसूर करने लगे, देखो इस लड़की ने मासूम काव्या को गिराया था ना, अब डॉक्टर आक्रोश इसे पनिशमेंट देंगे। बिल्कुल सही कहा। स्टूडेंट ऐसे ही खुसूर फुसूर करने लगे। वहीं मयंक और लैला टेंशन में आ गए थे कि अब पता नहीं राहत के साथ क्या होगा। तभी दूसरे प्रोफेसर आ गए तो वो फिर से क्लास में चले गए। दूसरी तरफ राहत आक्रोश के केबिन के सामने खड़े होकर गेट को मुंह बनाकर देख रही थी। उस गेट को देखते हुए बोली, अगर एंग्री एंगर ने ज्यादा डांटा तो हम मासूम को रोना आ जाएगा। फिर बोली, लेकिन हम रोएंगे नहीं, हम बहुत स्ट्रांग है। ये बोलकर उसने गहरी सांस लेकर गेट नोक किया तो अंदर से सर्द मगर गुस्से वाली आवाज आई, कम इन, अंदर आ जाओ। राहत ये सुनकर राहत धीमे से गेट खोलकर झांका तो उसे आक्रोश कहीं नहीं दिखा। ये देखकर वो कंफ्यूजन से बोली, ये एंग्री एंगर कहाँ चले गए, आवाज तो यहीं से आई थी, देखते हैं। ये बोलकर वो अंदर आ गई। वो आगे बढ़ी तभी धमकी आवाज आई, जिससे राहत चमक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो आक्रोश ने गेट बंद कर दिया था और उससे ठीक कर खड़ा था।
राहत ये देखकर अपने क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, ये सीन तो हमने रोमांटिक नॉवेल में पढ़ा था, उसमें भी हीरो ऐसे ही गेट बंद करता है फिर हीरोइन के साथ गंदी गंदी हरकत करता है, तो क्या ये भी हमारे साथ ऐसा करेंगे? लेकिन क्यों, हम तो विलेन है ना। वो क्यूट क्यूट से मुंह बनाकर सोच रही थी। आक्रोश तो उसे देखता ही रह गया, क्या खूबसूरत प्यारी सी डॉल लग रही थी वो। उसका गुस्सा उसके क्यूट से मुखड़े को देखकर शांत होने लगा था, लेकिन जब इसका ध्यान खुद की जगह कहीं और पाया तो उसका गुस्सा फिर से बढ़ गया। उसने गुस्से से आगे बढ़कर उसे खींचकर गेट से लगा दिया और दोनों तरफ हाथ रखकर उसे अपनी बाहों के घेरे में कैद कर लिया ताकि वो भाग ना पाए। आक्रोश की इस हरकत पर राहत अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर उसे देख रही थी। आक्रोश उसे देखकर सर्द आवाज में बोला, हाउ डेयर यू। उसको अभी भी यही जानना था कि उसका अर्धमान को उसने खुद को टच क्यों करने दिया। ऊपर से पनिशमेंट देने पर ये बाहर लड़कों से फ्लर्ट कर रही थी, ऊपर से उसे ही अजीबोगरीब नाम दे रही थी। उसे ये सोच कर ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। राहत को लगा कि वो काव्या के गिर जाने पर बोल रहा है, इसलिए वो क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, हमने सच्ची में जानबूझकर नहीं किया, वो तो हम भाग कर आ रहे थे और गलती से धक्का लग गया। सच में वो बहुत क्यूट और प्यारी लग रही थी। आक्रोश उसे देखता रह गया। उसकी बात सुनकर उसे जैसे होश आया हो। वो खुद पर हैरान हो रहा था कि क्यों इस लड़की से उसे फर्क पड़ रहा है, लेकिन इसका जवाब उसके पास नहीं था और था तो भी वो समझना नहीं चाहता था, इसलिए उसे गुस्सा आ रहा था। वो राहत को गुस्से से घूरने लगा। राहत पलके झपका कर उसे ही देख रही थी। अचानक उसे पता नहीं क्या हुआ, उसने अपना हाथ की उंगलियां आक्रोश के चेहरे पर फेर दी। उसकी सॉफ्ट उंगलियां के एहसास से उसका गुस्सा जैसे गायब ही हो गया और उसकी आंखें अनकहे सुकून से बंद हो गई, जिसे देखकर राहत अपनी प्यारी सी आवाज में बोली, आंखें खोलो ना। उसकी इतनी हसीन और प्यारी आवाज से आक्रोश ने आंखें खोल ली और दीवानों की तरह उसे देखने लगा। राहत आक्रोश की आंखें देखकर हैरानी से बोली, आपको मैजिक आता है? आक्रोश ये सुनकर उसे एकटक देखने लगा कि आखिर इस लड़की को कैसे पता चला कि वो जादू कर सकता है। आखिर ये है कौन, उसने ऐसा क्यों कहा? अब आगे। राहत आक्रोश की आंखें देखकर हैरानी से बोली, आपको मैजिक आता है? आक्रोश ये सुनकर उसे एकटक देखने लगा कि आखिर इस लड़की को कैसे पता चला कि वो जादू कर सकता है। आखिर ये है कौन, उसने ऐसा क्यों कहा? राहत उसे खुद को देखता पाकर क्यूट आवाज में बोली, बताओ ना। आक्रोश होश में आया, लेकिन राहत की क्यूटनेस आक्रोश को अपना दीवाना बना रही थी। उसने पहले तो इस लड़की को कभी इतने करीब से नहीं जाना, जब भी देखा तब वो काव्या की कॉपी ही लगी थी, लेकिन आज उसकी आंखों की चमक, उसमें झलकती चंचलता और एक अलग लड़की लग रही थी। आखिर ऐसा क्या हो गया था? राहत उसे ऐसे देखकर उसके गालों को उंगली से टच करती हुई क्यूट आवाज में बोली, अरे आप कहाँ खो गए, बताओ ना कि आप कौन हैं? आक्रोश फिर से होश में आया। आखिर राहत का जादू बार बार उस पर जो चल रहा था, जिससे उसे गुस्सा भी आया। उसने उसे घूर कर कहा, आक्रोश सिंह राणा नाम है मेरा, अगर अब बकवास की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राहत ये सुनकर मुंह फुलाकर बोली, हूँ झूठे, हमें पता है आप एंग्री एंगर नहीं हो, देखो आपकी आंखें 2 कलर्स की है, जबकि हम जब कैंटीन में आपसे मिले थे तब तो 1 कलर की थी। वो उसकी आंखों में देखती हुई बोल रही थी। दरअसल राहत फर्स्ट टाइम अनंत नकली आक्रोश से मिली थी, जिसकी आंखें सिर्फ काली थी, लेकिन रियल आक्रोश की आंखें गहरी काली थी। ऊपर से पलक झपकते ही वो डार्क ब्राउन भी हो जाती थी। कोई उसे बहुत ध्यान से और करीब से देखे तो ही देख सकता था। आक्रोश ये सुनकर हैरान हुआ, क्योंकि आज तक उसके सिवा कोई नहीं जान पाया था कि उसकी आंखें काली के साथ डार्क ब्राउन भी थी, जो कि तब होती थी जब उसके दिल सुकून मिलता था। उससे ये सुकून राहत के साथ मिल रहा था, लेकिन कैसे? उस अतीत के हादसे के बाद तो उसे कभी चैन सुकून मिला ही नहीं, लेकिन राहत के पास आते ही उसे अच्छे एहसास होते थे। उसे एक अनकहा सुकून मिल रहा था। इस बात का भी एक राज है। राहत उसे देखते हुए फिर से उसके चेहरे पर उंगलियां फेरती है, जिससे फिर से आक्रोश की आंखें काली से ब्राउन हो जाती है, जिसे देखकर राहत खुशी से बोली, देखो देखो कलर चेंज हो गया। आक्रोश उसकी आवाज से होश में आया। उसने पलकें झपकी तो उसकी आंखें फिर से काली हो गई। राहत गुस्से से मुंह फुलाकर बोली, आपने चेंज क्यों किया? उसे उसकी आंखों से खेलना अच्छा लग रहा था। राहत इस समय बहुत क्यूट लग रही थी। उस पर से उसके चिक्स गुस्से से की वजह से हल्के रेड हो गए थे। ये देखकर आक्रोश ने फिर से पलकें झपकी तो उसकी आंखें ब्राउन हो गई। ये देखकर हमारी राहत के चेहरे पर क्यूट सी स्माइल आ गई। उसने फिर से अपनी उंगलियां उसके चेहरे पर फेरी, जिस वजह से आक्रोश की आंखें झपकी और काली हो गई। ये देखकर राहत क्यूट आवाज में बोली, आपकी आंखें कितनी सुंदर है, लेकिन राह की आंखें सबसे ज्यादा खूबसूरत है। उसे खुद की तारीफ पसंद थी। आक्रोश ने ये सुनकर उसकी हेजल आई को देखने लगा, जो वाकई बहुत ज्यादा सुंदर थी। आक्रोश और राहत दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वो दोनों ही भूल गए थे कि वो यहाँ क्यों मौजूद है। आई लव यू, 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 आई लव यू।
राहत के फोन की मैसेज नोटिफिकेशन बजी जिससे दोनों होश में आए। वही राहत क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, ओहो अब किसने आई लव यू बोला। उसने इसे बोलकर आक्रोश को थोड़ा दूर किया और फोन निकाला। आक्रोश तो ये सुनकर उसे गुस्से से घूरने लगा। आखिर किसकी हिम्मत हो गई जो राहत को आई लव यू बोले। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी, हाथों की मुठ्ठियां कसने लगी। राहत मैसेज देखकर क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, ओहो जियो ने आई लव यू बोला, परेशान कर दिया है हमें, अब हम मासूम उसे क्या जवाब दे। दरअसल मैसेज आ रहे थे और मैसेज ट्यून ही आई लव यू थी। आक्रोश गुस्से से सर्द आवाज में बोला, किसकी हिम्मत हुई तुम्हें ये बोलने की। उसे गुस्सा आ रहा था। राहत उसकी आवाज सुनकर चमक गई। उसने सामने देखा तो उसे देखकर एक बारी डर गई, लेकिन फिर उसे इग्नोर कर दिया और मुंह में उंगली डालकर कुछ सोचने लगी, जिसे देखकर आक्रोश ने उसे गुस्से से घूरा और उसके मुंह से उंगलियां निकालते हुए बोला, बैड मैनर्स। राहत उसे देखकर क्यूट आवाज में बोली, पता है गंदी बात है, लेकिन अभी हम बहुत परेशान हैं। हम मासूम जाए तो कहा जाए, किससे मदद मांगे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। राहत ने दुनिया भर के मुंह बना लिए थे, ऊपर से उसका नौटंकी वाला अंदाज, क्या ही कहे। आक्रोश उसे देखकर गुस्से से सर्द आवाज में बोला, बकवास बंद करो और बताओ तुम्हें आई लव यू किसने बोला। उसे सब जानना था। बड़ी मुश्किल से गुस्से को कंट्रोल कर खड़ा था। राहत इतने सारे सवाल सुनकर क्यूट आवाज में बोली, ओहो एक साथ इतने सारे सवाल कौन पूछता है, और आई लव यू तो अपने बोला ना हमें अभी। वो उसे परेशान कर रही थी, उसे मजा आ रहा था। आक्रोश ने गुस्से से घुरा तो राहत उसे देखकर मीठी आवाज में बोली, ओके ओके बताते हैं, हमें किसी ने आई लव यू नहीं बोला, वो तो बस ना मैसेज टोन थी। फिर मुंह बनाते हुए बोली, वैसे भी इस जालिम दुनिया में अभी तक हम मासूम को वो नहीं मिला जो हमें आई लव यू बोले। आक्रोश ने पहली लाइन सुनकर गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, लेकिन दूसरी लाइन सुनकर उसने उसे गुस्से से पूरा, वो उसके पास खड़ा है तो उसे कोई और क्यों चाहिए। वो गुस्से से बोला, अगर किसी ने बोला तो। वो जानना चाहता था कि ये लड़की किसी और लड़के को क्या जवाब देगी, फिर बाद में ये उसे अच्छे से सबक सिखाएगा। राहत क्यूट मुंह बनाकर बोली, तो हम रिजेक्ट कर देंगे, हम सिर्फ उसका ही प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे जो हमें रेनबो रसगुल्ले खिलाएगा। राहत को सबसे ज्यादा प्यार रसगुल्ले से ही था। आक्रोश ने इस लड़की को गुस्से से घुरा, कितनी बेतुकी इसकी बातें थी। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। फिर से मैसेज टोन बजा, जिससे राहत क्यूट आवाज में शिकायती लहजे में बोली, एक तो इन लोगों ने हमें परेशान कर दिया है। आक्रोश ये सुनकर गुस्से से बोला, किसका मैसेज था, किसने परेशान किया। राहत मासूम मुंह बनाकर बोली, वो हमारा डाटा पैक खत्म हो गया ना, तो बस उसी का मैसेज आया है। आक्रोश को हद से ज्यादा गुस्सा आया कि इस लड़की की कितनी बचकानी बातें हैं, ऊपर से ये सिर्फ इस वजह से उसका टाइम पास कर रही थी। राहत ने फिर मुंह में उंगली डाल दी और सोचने लगी कि उसके पास तो सिर्फ 300 रुपीस है, वो बैलेंस कैसे कराएगी, क्योंकि असली राहत ने अपनी पूरी पॉकेट मनी फिजूल खर्च में उड़ा दी थी। बस उसके पास कुछ पैसे ही बचे थे जो अब वाली राहत थोड़े थोड़े यूज कर रही थी, और बस यही बचे थे, इसलिए तो वो आज टिफिन भी घर से लाई थी ताकि कटिन में उसके पैसे खर्च ना हो। ऐसा नहीं था कि वो घर से नहीं ले सकती थी, लेकिन उसे लेने नहीं थे, क्योंकि इस वाली राहत ने कभी किसी से पैसे नहीं लिए, जो भी करती खुद करती थी। हाँ, सब अभी उससे बहुत प्यार करते हैं तो उसे आसानी से मिल जाएगी, लेकिन उसका दिल नहीं मान रहा था, इसलिए उसने मांगना कैंसिल कर दिया। वैसे भी जब पॉकेट मनी मिलने का वक्त होगा तो मिल जाएंगे। अब आगे। आक्रोश को हद से ज्यादा गुस्सा आया कि इस लड़की की कितनी बचकानी बातें हैं, ऊपर से ये सिर्फ इस वजह से उसका टाइम पास कर रही थी। राहत ने फिर मुंह में उंगली डाल दी और सोचने लगी कि उसके पास तो सिर्फ 300 रुपीस है, वो बैलेंस कैसे कराएगी, क्योंकि असली राहत ने अपनी पूरी पॉकेट मनी फिजूल खर्च में उड़ा दी थी। बस उसके पास कुछ पैसे ही बचे थे जो अब वाली राहत थोड़े थोड़े यूज कर रही थी, और बस यही बचे थे, इसलिए तो वो आज टिफिन भी घर से लाई थी ताकि कैंटीन में उसके पैसे खर्च ना हो। ऐसा नहीं था कि वो घर से नहीं ले सकती थी, लेकिन उसे लेने नहीं थे, क्योंकि इस वाली राहत ने कभी किसी से पैसे नहीं लिए, जो भी करती खुद करती थी। हाँ, सब अभी उससे बहुत प्यार करते हैं तो उसे आसानी से मिल जाएगी, लेकिन उसका दिल नहीं मान रहा था, इसलिए उसने मांगना कैंसिल कर दिया। वैसे भी जब पॉकेट मनी मिलने का वक्त होगा तो मिल जाएंगे। आक्रोश। राहत को देखा जो फिर से मुंह में उंगली डालकर खड़ी थी। ये देखकर आक्रोश ने फिर से उसके मुंह से उंगली निकाली और बोला, मना किया ना। राहत क्यूट सा चेहरा बनाकर बोली, लेकिन हमने भी तो बोला ना। आक्रोश उसे खुद का कहना नहीं मानता देखकर सर्द आवाज में बोला, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरी बात नहीं माने। वो उसे धमकी दे रहा था। राहत उसकी धमकी सुनकर डरी नहीं बल्कि गुस्सा हो गई। वो मुंह फुलाकर हल्के गुस्से से बोली, और हमें नहीं पसंद कोई हमें धमकी दे, समझे? अगर दोबारा किया ना तो हम आपको पनिशमेंट देंगे, जैसे पहले आपकी गाड़ी को पंचर किया ना था ना, अब बम से उड़ा देंगे। मिस्टर एंग्री एंगर, क्योंकि उसे सच में गुस्सा आ रहा था। उसे किसी के ऑर्डर मानना या धमकी सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था।
आक्रोश तो उसे देखने लगा जो गुस्से से उसे ही घूर रही थी, जिससे उसकी आंखें छोटी छोटी हो गई थी और गाल फूल कर गुब्बारा बन गए थे, ऊपर से लाल हो रखे थे। बड़ी खूबसूरत लग रही थी वो। आक्रोश को उस पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन पता नहीं क्यों वो कर नहीं पा रहा था। राहत मुंह बनाकर बोली, हटो, अब हमें क्लास में जाना है, फालतू टाइम वेस्ट करने के लिए बुला लिया। आक्रोश ये सुनकर उसे गुस्से से घूरने लगा, क्योंकि उसे राहत का खुद से दूर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। राहत उसके इस रिएक्शन से डर कर आंखें बंद कर लेती है, लेकिन जब उसे फील नहीं हुआ तो उसने आंखें खोली। आक्रोश गुस्से से भरी आंखों से जा मिली। ये देखकर राहत डरने की जगह एकटक उसकी आंखों में देखने लगी और क्यूट आवाज में बोली, इतना गुस्सा क्यों करते हो, जल्दी बूढ़े हो जाओगे। आक्रोश ने ये सुनकर उसे घुरा, जिसे देखकर राहत ने क्यूट सा मुंह बना लिया। तभी उसे याद आया कि आक्रोश ने तो उसे पेनिशमेंट दी थी, उस पर गुस्सा भी किया था, जिससे उसका मुंह फूल गया। उसने आक्रोश पर से नजरें हटा ली। ये देखकर वो बेचैन हो गया। वो सर्द आवाज में बोला, क्या हुआ, नजरें क्यों हटा ली। बोलने के साथ उसने अपने हाथ से उसका चेहरा अपने सामने किया। राहत उसे देखकर गुस्से से बोली, हमें आपको नहीं देखना, आप बहुत गंदे होकर तो हमारी गलती थी, लेकिन इतनी बड़ी पनिशमेंट कौन देता है। पूरी हॉल नाइट राह के पैर दर्द किए, ऊपर से आज तो कोई गलती भी नहीं थी, वो तो बस जल्दी के चक्कर में आपकी गर्लफ्रेंड गिर गई। वो अपने गुस्से की वजह जाहिर कर रही थी। आक्रोश जो शांति से उसके बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन की ये लड़की कितने मुंह बनाती है देख रहा था, और साथ में उसकी शिकायतें भी सुन रहा था। जब उसने कहा कि उसे दर्द हुआ था तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन काव्या को उसकी गर्लफ्रेंड कहना उसके गुस्से को हवा दे गया था। वो गुस्से से बोला, वो कोई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, समझी। राहत ये सुनकर उसे देखकर हैरानी से बोली, क्या वो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है। उसने जितना नॉवेल में पढ़ा था उससे तो यही पता चला था कि आक्रोश काव्या की वजह से राहत को नापसंद करता था। आक्रोश गुस्से से बोला, मुझे बातें दोहराना पसंद नहीं है। राहत का मुंह बन गया। वो बोली, झूठी कही कि उस वजह से तो अपने राहत को रिजेक्ट किया था ना। वो असली राहत की बात कर रही थी। आक्रोश को ये सुनकर गुस्सा आया। वो गुस्से से बोला, मैंने तुम्हें तुम्हारी हरकतों की वजह से रिजेक्ट किया था। और असली राहत की सारी हरकतें उल्टी ही थी, जिससे वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। ऊपर से वो कोई नॉर्मल इंसान तो था ही नहीं, बहुत एटीट्यूड और गुस्से वाला बंदा था। राहत को भी उसकी बात सही लगी। चाहे उसे राहत का किरदार पसंद था, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को अहमियत ही न दे, बल्कि आक्रोश के आगे पीछे घूमती थी। बस उसे उसका विलेन वाला किरदार पसंद था। वैसे भी उसे हीरो हीरोइन से ज्यादा विलेन अच्छे लगते थे, लेकिन उसे क्या करना, उसे तो आक्रोश से कोई मतलब ही नहीं था। वो अपनी धुन में मस्त थी, इसलिए वो क्यूट आवाज में बोली, हमें उससे क्या मतलब, आपकी गर्लफ्रेंड हो या ना हो। आक्रोश को ये सुनकर बिल्कुल अच्छा लगा। उसे हैरानी हो रही थी कि इतनी जल्दी क्या बदला। जो लड़की कल तक उसकी दीवानी थी आज उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, उससे मतलब ही नहीं रखना चाहती थी, और उसे पहली बार राहत से फर्क पड़ रहा था। आक्रोश गुस्से से बोला, तुम अब मुझे पसंद नहीं करती। उसे जानना था, क्योंकि उसे सब इस लड़की में इंटरेस्ट आ रहा था। वो चाहता था कि ये लड़की उसे पहले की तरह बोले, शायद इस बार वो उसकी बात मान ले। राहत ये सुनकर मुंह बनाकर क्यूट आवाज में बोली, बिल्कुल भी नहीं, ऑलरेडी आपकी वजह से राहत को बहुत प्रॉब्लम हुई है, हम नहीं चाहते कि हमें भी हो। वैसे भी हमें आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सही बात, जाने अनजाने में ही सही, जो भी रियल राहत के साथ हुआ था उसने किया था, उसकी वजह तो आक्रोश ही था, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उसे भी ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। वैसे भी उसे आक्रोश की जरूरत बिल्कुल नहीं थी, वो अपनी प्यारी सी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा खुश थी। आक्रोश को ये सुनकर पता नहीं क्यों गुस्सा आया। उसने पीछे दरवाजे पर जोर से मुक्का मार दिया, जिससे राहत ने एक बारी डर से आंखें बंद कर ली, लेकिन कुछ फील नहीं हुआ। तो आंखें खोली तो उसकी नजरें सीधे आक्रोश की आंखों से जा मिली, जो शदीद गुस्से से अपनी लाल आंखों से उसे ही घूर रहा था। उसके दिमाग में राहत के शब्द चलने लगे कि राहत को उससे कोई मतलब नहीं है। यही सोच सोचकर उसे गुस्सा आया। उसने एक और मुक्का मार दिया। राहत जो उसे देखकर समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उसे गुस्सा क्यों आ रहा है, लेकिन उसकी हरकत से फिर से चौंक गई और अपनी प्यारी सी आवाज में हल्के गुस्से से बोली, ओह मिस्टर एंग्री एंगर, ये क्या कर रहे हो, दिमाग का कोई स्क्रू ढीला हो गया है क्या, जो खुद को चोट पहुंचा रहे हो। वो पहले एक डॉक्टर थी, अब डॉक्टर बनने वाली थी, इसलिए उसमें अपने दुश्मनों के लिए भी इंसानियत जिंदा थी। आक्रोश उसकी बात सुनकर सर्द आवाज ने बोला, मेरी फिक्र हो रही है। राहत ये सुनकर अपनी आंखें गोल गोल घुमा लेती है और उसे देखकर बोलती है, आप यहाँ खड़े खड़े अकेले बकवास करते रहो, हमें क्लास के लिए देरी हो रही है। उसे फालतू सवालों का जवाब देकर अपना और टाइम वेस्ट नहीं करना था, इसलिए उसने आक्रोश से दूर जाने के चक्कर में उसे खुद से दूर धक्का दे दिया। आक्रोश जो इस बात से अनजान था आसानी से उसे दूर हो गया, लेकिन खुद की बात का जवाब ना मिलने पर वो आक्रोश गुस्से से राहत को देखते हुए बोला, तुम्हें मुझसे अब फर्क नहीं पड़ता। राहत जो गेट को खोलने ही वाली थी वो रुक गई और आक्रोश को देखकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, हमें आपसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता।
ये बोलकर उसने गेट खोला और एक कदम आगे बढ़ाया। इसी के साथ एक जोरदार धम्म की आवाज आई जिसे सुनकर राहत कांप उठी। वो जल्दी से पीछे मुड़ी तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब आगे आक्रोश गुस्से से राहत को देखते हुए बोला, तुम्हें मुझसे अब फर्क नहीं पड़ता। राहत जो गेट को खोलने ही वाली थी वो रुक गई और आक्रोश को देखकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, हमें आपसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। ये बोलकर उसने गेट खोला और एक कदम आगे बढ़ाया। इसी के साथ एक जोरदार धम्म की आवाज आई जिसे सुनकर राहत कांप उठी। वो जल्दी से पीछे मुड़ी तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि आक्रोश ने गुस्से से अपना हाथ वहां लगी एक बड़ी सी कांच की टेबल पर मार दिया था, जिससे वो टेबल चूर चूर हो गई और उसकी कांच आक्रोश के हाथों में भी लग गए थे। इसलिए उसके हाथ से खून पानी की तरह बह रहा था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो एकटक राहत को देख रहा था। राहत जल्दी से होश में आई और गुस्से से बोली, ये क्या किया पागल इंसान। आक्रोश ये सुनकर गुस्से से बोला, तुम्हें तो मुझसे फर्क नहीं पड़ता तो फिर क्यों पूछ रही हो। राहत हैरान हो गई। उसे आक्रोश का इस तरह रिएक्ट करना समझ से परे था। वैसे भी उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन उसमें इंसानियत अभी भी जिंदा थी, इसलिए वो जल्दी से आक्रोश की तरफ आगे बढ़ी। राहत आगे बढ़ी, इसी के साथ उसने खुद को हवा में आया, जिससे वो हैरान रह गई, क्योंकि आक्रोश जो उसे ही देख रहा था उसे खुद के करीब आते देखकर वो जल्दी से आगे बढ़ा और एक हाथ से उसकी कमर पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया, क्योंकि नीचे कांच के टुकड़े पड़े थे जो राहत को लग जाते तो उसे ही तकलीफ होती। राहत ने जल्दी से उसकी गर्दन और हाथ लपेट लिए थे। आक्रोश ने उसे साइड में खड़ा किया और सर्द मगर गुस्से वाली आवाज में बोला, आर यू मेड। नीचे कांच पड़े हैं, लग जाती तो। वो यही सोचकर गुस्सा आ रहा था कि अगर वो कांच गलती से भी उसे लग जाता तो उसे कितनी तकलीफ होती। राहत खुद के लिए पागल सुनकर गुस्सा हो गई और मुंह फुला कर बोली, हम बिल्कुल पागल नहीं है समझे। आप पागल हो, राह तो बहुत इंटेलिजेंट है समझे। जाहिर उसे गुस्सा तो करना ही था, लेकिन खुद की तारीफ भी करनी थी। आक्रोश उसे घूरने लगा, जिसे देखकर राहत मुंह बनाकर बोली, वैसे भी जो कहता है वो ही होता है। उसने गाल फुला लिए, हाय क्या क्यूट लग रही थी। आक्रोश का मन किया कि इस लड़की को सारी दुनिया से छुपा ले। वही राहत को आक्रोश की पूरी बात याद आई तो वो हैरान रह गई। कल तक जो उसे रियल राहत को देखता तक नहीं था, उसकी इंसल्ट करता था, उसे तकलीफ देता था, आज उसे ही उसकी परवाह हो रही है क्यों। उसके दिलो दिमाग में यही सवाल घूम रहा था। राहत उसे कुछ बोलने को हुई, तभी उसकी नज़र आक्रोश के हाथ पर गई जिसमें से खून बह रह रहा। ये देखकर उसके चेहरे पर परेशानी आ गई। वैसे भी वो एक डॉक्टर थी, ये उसका फर्ज था, लेकिन इसी के साथ वो एक अच्छे दिल की थी जो किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकती थी। राहत जल्दी से उसका हाथ को देखते हुए बोली, ओह गॉड कितना खून बह रहा है, जल्दी चलिए आपको ड्रेसिंग की जरूरत है। आक्रोश ये सुनकर उसे देखते हुए सर्द आवाज में बोला, क्यों मेरी फिक्र हो रही है। उसे तो बस उसके मुंह से अपने सवाल का जवाब चाहिए, बाकी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। राहत ये सुनकर उसे घूर के देखती है और उसका हाथ पकड़कर खींचती है, लेकिन वो पहाड़ जैसा इंसान बिल्कुल भी नहीं हिलता है, जिससे राहत उसे घूरती हुई बोली, आप जल्दी से हॉस्पिटल चलिए। आक्रोश इसे घूरते हुए बोला, मेरे सवाल का जवाब दो। राहत समझ गई कि ये जिद्दी इंसान उसके साथ बिल्कुल नहीं चलेगा, उसे ही उसकी ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। वो उसे घूरते हुए बोली, आपको तो बाद में देखते हैं, पहले इस पर मरहम लगा है। आक्रोश उसे देखने लगा। राहत ने उसे इग्नोर किया और अपना बैग में से एक बॉक्स निकाला। अब मेडिकल स्टूडेंट थी तो ये चीजें रखना तो लाजमी था। राहत उसके हाथ को साफ करने के लिए रूही लाई, लेकिन आक्रोश ने हाथ खींच लिया, जिससे राहत ने उसे गुस्से से घुरा, लेकिन आक्रोश को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने नीचे पड़ा एक कांच का टुकड़ा उठाया और हाथ में लेकर दबाने लगा, जिससे और खून निकल रहा। राहत उसकी हरकत और हैरान होती जा रही थी। उसने उसके हाथ पकड़कर मुट्ठी खोलने की कोशिश की, लेकिन आक्रोश सर्द आवाज में बोला, तुम्हें मुझसे फर्क पड़ता है। उसकी जिद थी। राहत के हाथ भी पूरे खून से शन गए थे। उसने पूरी कोशिश कर ली कि इस बंदे की बैंडेज करने के लिए मना ले, लेकिन तेतस से मस न हुआ। अब राहत को समझ आ गया था कि ये बंदा बहुत स्टबन जिद्दी है। अगर उसने जवाब हाँ में नहीं दिया तो वो पट्टी नहीं करवाएगा और खुद को चोट पहुंचाता रहेगा। राहत मन में बोली, राह वैसे तो आप इनके लिए कुछ फील नहीं करती, लेकिन इंसानियत के नाते ही बोल दो। वो नर्म दिल की थी, किसी को तकलीफ में नहीं दे सकती थी। हालांकि आक्रोश को कोई फर्क नहीं पड़ता था, ना दर्द हो रहा था, लेकिन राहत को आक्रोश की चोट देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। राहत गहरी सांस लेकर आक्रोश को देख हल्के गुस्से से बोली, हाँ हमें आपसे फर्क पड़ता है, अब आप बैंडेज बंधवाएंगे। आक्रोश ने चोट लगा हाथ राहत के सामने कर दिया, क्योंकि अब उसकी स्टबननेस जिद पूरी हो चुकी थी। जो वो सुनना चाहता था वो सुन चुका था, इसलिए मान गया था। राहत ने ये देखकर उसकी हथेली में से कांच के टुकड़े हटाए और नीचे फेंक दिए और उसे देखकर गुस्से से बोली,
आप जानवर हो, हम नहीं है, इसलिए हमारे खड़े खड़े पैर दुख रहे हैं, आप बैठने का कष्ट करेंगे। आक्रोश ने जो उसे कल पनिशमेंट दी थी उस वजह से उसके पैरों में आज दर्द हो रहा था, ऊपर से आज की आक्रोश की वजह से उसे गुस्सा आ रहा था। आक्रोश ये सुनकर उसे एक हाथ से कमर पकड़कर सोफे के पास में आता है। वही राहत उसकी हरकत पर घूरती रह गई थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। राहत गुस्से से बोली, अब बैठ भी जाओ। आक्रोश सोफे पर बैठ गया, जिसे देखकर राहत भी उसके करीब ही बैठ गई। उसने उसके हाथ पर लगे कांच के टुकड़ों को निकालने लगी। वही आक्रोश उसे ही देख रहा था। राहत को खुद पर नजरें महसूस हो रही थी, जिससे उसने नजरें ऊपर उठाए और आक्रोश को देखा, जिसका चेहरा तो भावहीन था, लेकिन उसकी नजरों में उसे कुछ अलग ही दिख रहा जो पहले कभी नहीं देखा था। वो मासूम मुंह बनाकर बोली, आप एक बात बताओ, पहले तो आप हमसे नफरत करते थे, जहां पर आप मौजूद रहते थे हम वहां मौजूद रहते तो आप हमें भगा देते थे, आपको हमारी करीबी बर्दाश्त ही नहीं होती थी, आप हमारी इंसल्ट करते रहते थे, और आज आपका मिजाज बदला बदला लग रंगा है, ऐसा क्यों? अगर उसे कुछ बातें खटकती है, वो कोई भी बात दिल में नहीं रखती थी, इसलिए उसने उससे पूछ लिया था। इस बीच उसने उसके हाथ को फिर डिटोल से साफ कर उसके हाथ पर बैंडेज भी बांध दी थी। अब आगे राहत को खुद पर नजरें महसूस हो रही थी, जिससे उसने नजरें ऊपर उठाए और आक्रोश को देखा, जिसका चेहरा तो भावहीन था, लेकिन उसकी नजरों में उसे कुछ अलग ही दिख रहा जो पहले कभी नहीं देखा था। वो मासूम मुंह बनाकर बोली, आप एक बात बताओ, पहले तो आप हमसे नफरत करते थे, जहां पर आप मौजूद रहते थे हम वहां मौजूद रहते तो आप हमें भगा देते थे, आपको हमारी करीबी बर्दाश्त ही नहीं होती थी, आप हमारी इंसल्ट करते रहते थे, और आज आपका मिजाज बदला बदला लग रहा है, ऐसा क्यों? अगर उसे कुछ बातें खटकती है, वो कोई भी बात दिल में नहीं रखती थी, इसलिए उसने उससे पूछ लिया था। इस बीच उसने उसके हाथ को फिर डिटोल से साफ कर उसके हाथ पर बैंडेज भी बांध दी थी। आक्रोश उसे देखकर सर्द आवाज में बोला, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मेरी मर्जी होगी जो मैं करूंगा। वो इतनी जल्दी कोई बात मान जाए तो वो आक्रोश कैसा? राहत उसे गुस्से से घूरती है और मुंह बनाकर बोलती है, हाँ, सारी मर्जी तो आपकी ही है, हमारी तो कोई मर्जी नहीं है ना। पहले जब हम आप में इंटरेस्टेड थे तो आपको प्रॉब्लम थी, अब जब हम में अकला गई है, हमारा आप में सारा इंटरेस्ट खत्म हो गया है, तो भी आपको प्रॉब्लम है? नहीं, मतलब हमारी कोई फीलिंग नहीं है, आपकी फीलिंग और हमारी फीलिंग एवियर। लास्ट की लाइन उसने ड्रामा करते हुए बोली थी। आक्रोश को वो गुस्सा करती हुई बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसे उसकी बात सुनकर गुस्सा आया। वो उसे घूरते हुए बोला, ज्यादा जबान नहीं चल रही है। राहत ये सुनकर उसे देखते हुए बोली, आप जबान की बात कर रहे हो? राहत तो पूरी की पूरी चलती है। उससे देखकर मुंह बनाकर बोली, कितना बेवकूफ़ों वाला सवाल था। ये बोलकर वो सोफे से खड़ी होकर वहां बने वॉशरूम में हाथ धोने चली गई, क्योंकि आक्रोश का खून उसके हाथों पर भी लग गया था। आक्रोश इस लड़की को गुस्से से घूरने लगा, जहां पहले पीछे पड़ी रहती थी अब देखती तक नहीं है। पहले उसकी आवाज नहीं निकलती थी, अब बेवकूफ़ों वाली बातें खुद करती है, ऊपर से इनडायरेक्टली बेवकूफ़ बोलकर चली गई, लेकिन उसे यही लड़की अब पसंद आ रही थी। आक्रोश ने अपने हाथ को देखा जिस पर राहत ने पट्टी बांधी थी। वो हाथ को देखना लगा, तभी बाथरूम का गेट खुला और राहत बाहर आई। उसका पूरा ध्यान उस पर चला गया। राहत बाहर आई और आक्रोश को देखकर प्यारी सी आवाज में बोली, मिस्टर एंगर, अपने हाथ को गिला मत करना वरना आपका हाथ ठीक नहीं होगा, ओके? ये बोलकर उसने अपना फर्स्ट एड बॉक्स समेटा और बैग में रख कर जाने लगी। आक्रोश को उसे जाते देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उसे गुस्सा आने लगा, उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी, उसके शरीर की नशें दिखने लगी। वही राहत उसे देखती तो वो शौक हो जाती, लेकिन अफसोस उसकी पिट आक्रोश की तरफ थी। आक्रोश ने वहां रखा एक कांच का टुकड़ा उठाया, हाथ में चुभा दिया, जिससे खून बहने लगा। ये देखकर उसने जल्दी से हाथ पीछे ले लिया और कांच को दबाने लगा। जैसे ही राहत बाहर कदम रखने ही वाली थी, वो सर्द आवाज में बोला, सुनो। राहत के कदम रुक गए, वो पीछे मुड़ी और बोली, क्या हुआ? वो नॉर्मल ही थी। आक्रोश ने अपना खून निकलता हाथ आगे कर दिया, जिसे देखकर राहत हैरानी से बोली, ओह गॉड, अब ये कैसे हुआ? वो आगे आई और उसे घूरते हुए गुस्से से बोली, आप छोटे बच्चे हो क्या जो फिर से चोट लगा ली? अपनी कमर पर हाथ रखकर उसे घूरते हुए बोली, आप एक बात बताओ, आपको खुद को दर्द देने में क्या मजा आता है? आक्रोश को वो बहुत प्यारी लग रही थी। वो उसे देख कर सर्द आवाज में बोला, तुम मरहम लगा दो। राहत मुंह बनाकर बोली, वो तो करना पड़ेगा ना, आखिर हमारी जिम्मेदारी है। फिर से फर्स्ट बॉक्स निकालकर उसका हाथ साफ करते हुए बोली, अब हम डॉक्टर बनने वाले हैं। उसे घूरते हुए धमकी भरे लहजे में बोली, देखना एक दिन आपसे भी बड़े डॉक्टर बनेंगे। अपने जितनी हमारी इंसल्ट की और हमें जितना पनिश किया ना, सबका बदला गिन गिन कर लेंगे। अब भाई वो राहत थी जो खुद को बदल तो नहीं सकती थी। अखंड बैठा बैठा बस उसकी प्यारी सी धमकी सुन रहा था। उसकी नज़र राहत के खूबसूरत चेहरा जिसके भाव बनते बिगड़ते थे वो और ज्यादा क्यूट लगती थी।
अखिल ने खुद में हुए बदलाव को महसूस किया था। उसने ये भी नोट किया कि राहत में कुछ तो बदला है, क्योंकि पहले वाली राहत के पास जाते हुए उसे गुस्सा आता, उसे इरिटेशन होने लगती, लेकिन इस वाली राहत के पास आते हुए उसे सुकून मिलता, उसे अपने हर दर्द से राहत मिलती थी। राहत ने पट्टी बांध दी और सामान वापस रखने लगी। इस बीच उसकी नज़र अपने टिफिन पर गई, जिससे उसके मुंह में पानी आ गया और आंखों में चमक आ गई। आक्रोश उसे देखना लगा। उसने उसकी नज़रों का पीछा किया तो उसे एक टिफिन दिखा। उसकी आंखों में गुस्सा छाने लगा कि राहत उसे छोड़कर उस टिफिन को क्यों देख रही है। राहत टिफिन को देखते हुए मन में क्यूट आवाज में बोली, राह को तो भूख लगी है, राह को तो खाना खाना है, लेकिन इस एंग्री एंगर के सामने क्यों खाए। वैसे भी लंच का टाइम हो गया, इसलिए कैंटीन जाते हैं, वहाँ लैला और मयंक का भी खाना खा लेंगे, हमारे पैसे बचेंगे। राहत ये सोचकर ही खुश हो रही थी। आक्रोश उसे ही गुस्से से देख रहा था। वही राहत ने जल्दी से अपना बैग उठाया और सीधे भागते हुए बाहर चली गई। इसकी स्पीड और सडन एक्शन से आक्रोश उसे देखता ही रह गया। जैसे ही वो गई उसे बहुत गुस्सा आया। उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसका सुकून छीन लिया है। उसने गुस्से से में फिर से हाथ सोफे के साथ रखी जाने वाली कांच की टेबल पर मार दिया। आक्रोश गुस्से से बोला, हाउ डरे यू गो अवे फ्रॉम मी। रिलीफ, मुझसे दूर जाने की हिम्मत कैसे हुई। रिलीफ सन की तरीके से अपनी गर्दन टेढ़ी मेढ़ी कर जुनून दीवानगी भरी आवाज में बोला, इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। पहले की बात और थी, लेकिन अब तुम सिर्फ मेरी हो, तुम पर सिर्फ मेरा हक है। रिलीफ, यू आर ओनली माइन। उसकी आवाज में राहत के लिए जुनून दीवानगी जाहिर हो रही थी, जो आगे चलकर राहत के लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाली थी। आक्रोश के गुस्से की वजह से उसका पूरा शरीर से आग निकलने लगी थी। आक्रोश गुस्से से अपने हाथ को देखने लगा, जिसकी पट्टियां भी जलकर राख हो गई थी। आक्रोश को अपने हाथ पर राहत का टच महसूस हो रहा था। आक्रोश के सामने वो सीन चलने लगा जब राहत उसका हाथ पकड़कर घाव साफ कर रही थी। राहत के बारे में सोचकर ही उसका गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया था। ये महसूस कर आक्रोश राहत के बारे में सोचकर तेज तेज हंसने लगा। इस वो खतरनाक लग रहा था जिसे देखकर कोई भी डर जाए। आक्रोश के फोन पर मैसेज ट्यून से उसका ध्यान वहां से हटा। उसने फोन निकाल कर देखा कि अंशुमन का मैसेज है, एक अर्जेंट सर्जरी करनी थी। ये देखकर उसने कमिंग का मैसेज भेज दिया और अपनी सर्द नजरें पूरे रूम पर घुमाई, जहां हर जगह कांच ही कांच बिखरा पड़ा था, खून की बूंदें बिखरी पड़ी थी। उसने ये देखकर अपना हाथ आगे किया तो उसमें से रोशनी निकली और इसी के साथ रूम पहले जैसा हो गया, जैसा कुछ हुआ ही ना हो। आक्रोश के हाथ के जख्म भी भर गए थे। आक्रोश वहां से जाने लगा तो उसे अपने पैर के नीचे कुछ चुभा। उसने अपना पैर हटाया तो देखा वहां एक ब्रेसलेट गिरा हुआ था, जिसमें छोटे छोटे डोनट, बर्गर, पिज्जा, सैंडविच, कोल्ड ड्रिंक, केक, पॉपकॉर्न, रसगुल्ले वाला एक ब्रेसलेट था। राहत के लिए अर्धमान ने कस्टमाइज करवाया था, क्योंकि राहत को ऐसी ही चीजें पसंद आती थी। आक्रोश समझ गया कि ये ब्रेसलेट उसकी रिलीफ का है। उसने उसे अपनी जेब में रख लिया और हॉस्पिटल की तरफ चला गया। अब आगे आक्रोश समझ गया कि ये ब्रेसलेट उसकी रिलीफ का है। उसने उसे अपनी जेब में रख लिया और हॉस्पिटल की तरफ चला गया। राहत का आज का दिन कॉलेज में अच्छे से बीत गया था और वो घर पर आकर उसने अपनी मम्मा को खूब परेशान किया था। ऐसे ही रात हो गई थी। रात 8 बजे राहत अपने रूम में ध्यान में बैठी थी, क्योंकि उसे अपनी शक्तियां जागृत करनी थी। तभी अचानक उसके रूम में किसी चीज के गिरने की आवाज आई, जिससे राहत ने चमककर अपनी आंखें खोल दी। इसी के साथ उसकी चीख निकल गई, क्योंकि सामने वही काला धुआं मंडरा रहा था और जैसे ही राहत को आंखें खोलते देखा, वो तुरंत उसके पास आ गया। इसी के साथ राहत के सर में तेज दर्द होने लगा। वो फर्श पर लेटी तड़पने लगी। उसका रूम भी साउंड प्रूफ था, इसलिए कोई आवाज बाहर भी नहीं जा सकती थी और लैला परी भी अपनी शक्तियां जागृत करने ध्यान में बैठी थी, इसलिए वो भी नहीं आ सकती थी। और राहत को दर्द में समझ नहीं आ रहा था कि वो किसे पुकारे। राहत को तड़पते देखकर वो धुआं उसके ऊपर मंडराने लगा। पता नहीं अचानक राहत के शरीर से तेज रोशनी निकली, जिससे धुआं राहत के ऊपर से हट गया और दिखना भी बंद हो गया। उस धुएं के गायब होते ही राहत एकदम ठीक हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राहत फर्श पर बैठकर गहरी सांस लेते हुए बोली, जल्द से जल्द पावर हासिल करनी पड़ेगी, वरना ये काला धुआं मेरे सर के फटने की वजह बनेगा। तभी उसकी नज़र घड़ी पर गई, जिसमें 8:30 बज रहे थे, मतलब दिन का टाइम हक गया था। इसलिए राहत जल्दी से बाथरूम में गई और मुंह धो लिया, ताकि किसी को उसके चेहरे को देखकर कुछ पता ना चले। राहत रूम से बाहर निकली और इसी के साथ अब वहां अजीब सा काला गोला आ गया, लेकिन उसका आकार छोटा सा था, जो राहत नहीं देख पाई थी। राहत चलते हुए अपनी मस्ती में नीचे जा रही थी। उसके सर में हल्का हल्का दर्द होने लगा, जिसने उसे इग्नोर कर दिया, क्योंकि उस चूहे के दर्द देने के बाद उसे सच में दर्द होता था, जो ज्यादा नहीं था। राहत आगे बढ़ी। जैसे ही वो सीढ़ियों के पास पहुंची कि अचानक ही उसे तेज दर्द होने लगा, जिससे उसकी चीख निकल गई।
रागिनी जी और सर्वेंट उसकी चीख सुनकर बाहर आए और उधर देखा तो हैरान हो गए। राहत सर पकड़े खड़ी थी, उसकी नाक से खून निकल रहा था। ये देखकर रागिनी जी का दिल चकसा रह गया। राहत की ऐसी हालत देखकर रागिनी जी जोर से चीखी। प्रिंसेस वो उस तरफ भागी। कपूर्सविला के बाहर एक साथ 4 कारों के काफिले आकर रुके। उसमें से गार्ड बाहर निकले और कारों का गेट खुला तो उसमें से रविंद्र जी, अधिमान, आर्यमन, अंशुमन अपनी अपनी कारों से बाहर निकले और अंदर जाने लगे। तभी उनके कानों में रागिनी जी चीख सुनाई दी, जिससे चारों तेज कदमों से अंदर की तरफ भागे और इसी के साथ उन्हें लगा कि जैसे कोई उनकी जान निकाल रहा हो, क्योंकि सामने सीढ़ियों किनारे खड़ी उनकी नन्ही सी जान दर्द से तड़प रही थी। उन्होंने आव देखा ना ताव चारों उस तरफ भागे। राहत जो खड़ी दर्द से तड़प रही थी, अचानक उसे ऐसे लगा कि कोई उसका माइंड काबू करना चाहता है। उसने कदम पीछे लेने चाहे लेकिन उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और उसे ऐसे लगा कि किसी ने उसे तेज धक्का दिया, जिससे राहत सीढ़ियों से नीचे गिरने लगी, लेकिन गिरी नहीं क्योंकि उसके प्रोटेक्टर ने उसे बचा लिया था। अधिमान, आर्यमन, अंशुमन की हालत ऐसी थी कि किसी ने उनकी जान लेने की कोशिश की हो। वही रविंद्र जी अपने तीनों बेटों को देखकर तेज आवाज में बोले, प्रिंसेस। लेकिन राहत उनकी बाहों में गिर गई थी, लेकिन उसका तड़पना बंद नहीं हुआ था। अधिमान ने जल्दी से उसे गोद में उठाया और अंशुमन से बोला, अंशु प्रिंसेस को चेक कर। ये बोलकर वो ऊपर बने रूम में ही उसे लेकर जाने लगे। उसे देखकर वो तीनों उसे रूम में लेकर चले गए। राहत का रूम। राहत बेड पर लेटी हुई थी, वहीं अभी भी उसे सर में दर्द हो रहा था, जिससे उसकी आंखों से बेहिसाब आंसू बह रहे थे। वहीं उसे दर्द में देखकर रागिनी जी की आंसू बहे जा रहे थे। वहीं चारों हिम्मत बांधे थे, लेकिन राहत को ऐसे देखकर उन्हें कितनी तकलीफ हो रही थी वो शब्दों में बयां नहीं कर सकते थे। अंशुमन राहत को चेक कर रहा था, आखिर वो भी बेस्ट डॉक्टर था, लेकिन उसके हाथ कॉप रहे थे। वहीं अधिमान बार बार अपने हाथ की मुट्ठी खोलता बंद करता। वही आर्यमन वो हल्का कांप रहा था, आखिर उनकी जान से प्यारी बहन थी वो, जिसकी एक आंख से वो तड़प उठते थे। उसे इतनी तकलीफ में कैसे देख सकते थे। रविंद्र जी उन तीनों को देखा और बोले, प्रिंसेस हमेशा कहती है उसके भाई बहुत स्ट्रांग है, वो उसे कुछ नहीं होने देंगे, और तुम तीनों ऐसे कमजोरी जैसा बर्ताव कर रहे हो। उनकी आवाज में जरा सख्ती थी, जिसका असर उन तीनों पर भी हुआ रहा। वही अंशुमन ने गहरी सांस ली और राहत का चेकअप करने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही वो काला गोला राहत की ऐसी हालत देख चमक रहा था, उसकी चमक बढ़ती जा रही थी। आखिर वो राहत की एनर्जी जो अपने में समा रहा था, इस वजह से ही तो वो मासूम मछली की तरह दर्द से तड़प रही थी। वही अंशुमन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर राहत को हो क्या रहा है। दूसरी तरफ ASR विला कमरे की बालकनी में खड़ा आक्रोश सिगरेट की कस ले रहा था। अचानक उसे बेचैनी होने लगी, उसने सिगरेट को वहीं फेंक दिया। आक्रोश सर्द मगर बेचैनी भरी आवाज में बोला, ये अचानक से मुझे क्या हो रहा है। वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि उसे आखिर हो क्या रहा है। अचानक उसके सामने राहत का खूबसूरत चेहरा आ गया, जिससे सुकून से उसकी आंखें बंद हो गई। वो अपनी दिल पर हाथ रखकर सच्ची शिद्दत और जुनूनी आवाज में बोला, रिलीफ। इसी के साथ उसे अपने दिल की धड़कन सुनाई दी, जिससे उसके चेहरे पर कभी ना दिखने वाली आकर्षक मुस्कान आ गई। वो आगे बोला, तुमने पता नहीं क्या जादू कर दिया है, इसका हर्जाना तुम्हें मेरे साथ उम्र भर रह कर चुकाना होगा। तुमसे मोहब्बत नहीं है, लेकिन तुम जुनून हो मेरा, तुम्हें सिर्फ मेरा होना होगा, तब तक तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। पता नहीं कैसे उसके मुंह से थे बोल निकल गए। वो शिद्दत से दूर आसमान में चमकते चांद को देखने लगा, जिसे एक साथ कई सारे सितारों ने घेरा हुआ था। आक्रोश को अचानक पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने अपना हाथ घुमाया और आसमान की तरफ किया। इसी के साथ आसमान से एक सितारा टूटकर गिर गया। अब आगे आक्रोश को अचानक पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने अपना हाथ घुमाया और आसमान की तरफ किया। इसी के साथ आसमान से एक सितारा टूटकर गिरने लगा, जिसे देखकर आक्रोश ने उस पर अपने जादू से रोशनी की। इसी के साथ वो सितारे का आकर छोटा हो गया और उसके हाथ में आ गया। वो एक वाइट चमचमाता सितारा था, जो कि बहुत प्रिटी लग रहा था। आक्रोश उसे देखकर शिद्दत से बोला, मेरी रिलीफ के लिए मेरा पहला तोहफा। ये बोलकर उसने उसे गायब कर दिया। दूसरी तरफ राहत जो तड़प रही थी, जिससे सभी परेशान हो रहे थे, वही वो काला गोला अभी भी राहत के आसपास ही था। ये देखकर रविंद्र जी ने जल्दी से राहत का हाथ उसके सर से हटाया और उसका सर सहलाने लगे। वही रागिनी जी, अधिमान राहत के हाथ मसल रहे थे और अंशुमन और आर्यमान राहत के पैर मसल रहे थे, क्योंकि वो फोल्ड हो रहे थे। रविंद्र जी राहत का सर सहला रहा था, उनके हाथ से मध्यम काली रोशनी निकली और वो राहत के सर में चली गई। इसी के साथ राहत का शरीर शांत होने लगा था। इसी के साथ वो गोला गायब हो गया। रविंद्र जी ने देखा कि जब राहत रिलैक्स हो रही है तो उसने सर पर से हाथ हटा लिया, वही उस पर किसी का ध्यान नहीं गया था। रागिनी जी राहत को शांत होता देखकर बोली, प्रिंसेस को क्या हुआ। रविंद्र जी धीमी आवाज में बोले, प्रिंसेस को दर्द से आराम मिला, इसलिए वो रिलैक्स हो गई। वही ये सुनकर उन चारों ने चैन की सांस ली। रागिनी रोते हुए बोली, पता नहीं मेरी बच्ची को क्या हो गया। अधिमान जी भी उन्हें देखकर अंशुमन को देखकर बोले,
अंशु प्रिंसेस को क्या हुआ है? वही बाकी सबका ध्यान भी अंशुमन पर आ गया। अंशुमन परेशानी से बोला, पता नहीं डेट समझ ही नहीं आ रहा है। अधिमान गुस्से से बोला, ऐसे कैसे समझ नहीं आ रहा है, डॉक्टर हो तुम। आर्यमन भी गुस्से से बोला, जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं तो डॉक्टर किसने बनाया? अंशुमन ये सुनकर बोला, भाई वही तो, ऐसा केस मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा है। रागिनी जी उसे देखकर बोले, तुम तीनों अपनी बात बंद करो। फिर अंशुमन को देखते हुए बोले, हॉस्पिटल के बेस्ट डॉक्टर से प्रिंसेस का फुल चेकअप करवाओ। अंशुमन ने होमे में सर हिला दिया। वही आर्यमान परेशानी से बोला, लेकिन क्या प्रिंसेस मानेगी? क्योंकि चाहे वो खुद डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हो लेकिन उसे खुद का चेकअप करना बिल्कुल पसंद नहीं था। रागिनी जी बोली, इस बार प्रिंसेस की जिद नहीं चलेगी, उसे चेकअप करवाना ही पड़ेगा। उसकी फिक्र के लिए वो उसे डांट भी सकती थी। अधिमान बोला, उसकी फिक्र मत करो, प्रिंसेस से मैं बात करूंगा। उन तीनों ने हाँ में सर हिला दिया। वही रविंद्र जी किसी सोच में गुम थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। कौन है जो उनकी प्रिंसेस को नुकसान पहुंचाना चाहता है? क्या वो वापस आ गया? क्या उसे असलियत पता है, लेकिन कैसे? अब उसे अपनी प्रिंसेस की हिफाजत करनी पड़ेगी। इसी तरह के सवाल रविंद्र जी के दिमाग में घूम रहे थे। आह की आवाज आई जिससे उन पांचों का ध्यान बेड की तरफ गया जहां राहत की पलकें हिल रही थी। ये देखकर रागिनी जी जल्दी से बोली, प्रिंसेस। राहत ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसके सामने अपनी फैमिली के चेहरे आ गए, लेकिन जब उसने इधर उधर देखा तो वो कंफ्यूज हो गई कि वो बेड पर क्या कर रही है और सब उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं। राहत धीमी आवाज में बोली, क्या हुआ, आप सब लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? वही रागिनी जी, आर्यमन, अंशुमन, अधिमान के साथ साथ रविंद्र जी भी हैरान हो गई कि क्या राहत सब भूल गई, लेकिन कैसे? रागिनी जी कुछ बोलने को हुई तभी रविंद्र जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और उन सब को चुप रहना का इशारा किया। तो राहत ये सब देखकर वो क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, आप लोग क्या इशारा कर रहे हो? वो कहकर बेड पर बैठने लगी। ये देखकर रविंद्र जी ने उसकी हेल्प की और बोले, क्योंकि हम सब आपसे गुस्सा है। राहत उन्हें देखकर बोली, क्यों गुस्सा हो रहा है? तो अब कुछ नहीं किया। उसने मुंह फुला लिया। रविंद्र जी उसके गाल खींचते हुए बोला, अच्छा बेटा, डिनर के वक्त आप सो गए। राहत सब भूल गई थी तो उन्हें यही बहाना सही लगा। वैसे भी राहत को खाना और सोने से बड़ा प्यार जो था तो वो आसानी से मान जाएगी। राहत ये सुनकर पहले तो कंफ्यूज हो गई, फिर बोली, ओह डेरा, निनी आ गई होंगी तो राह सो गई। रोतला चेहरा बनाकर बोली, लेकिन राह को बहुत भूख लगी है। रागिनी जी ये सुनकर बोली, ठीक है तो चलो फिर डिनर करते हैं। उन्होंने भी बात को टलाना सही समझा था। राहत ने क्यूटली 2-3 बार गर्दन हिला दी, जिसे देखकर सबको खुशी हुई कि उनकी प्रिंसेस नॉर्मल हो गई। वही राहत बेड से खड़ी होने लगी, लेकिन अंशुमन ने उसे गोद में उठा लिया और बोला, आज मैं अपनी प्रिंसेस को लेकर चलता हूँ। वो सब अब राहत के मामले में कोई रिस्क नहीं ले सकते थे। राहत के पैर भी दर्द थे, इसलिए वो भी बड़े मजे से अपने भाई की गोद में नीचे आ गई। वही सब लोग भी फ्रेश होकर नीचे आ गए और डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। राहत उनसे बातें कर रही थी, वही वो रविंद्र जी के हाथ से खाना खा रही थी। अधिमान राहत से डॉक्टर के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन रविंद्र जी ने उन चारों को मना कर दिया जिससे उन्हें चुप होना पड़े। लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि राहत जो पहले दर्द से तड़प रही थी लेकिन अब इतनी नॉर्मल थी कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सबने डिनर किया, फिर राहत को नींद आने लगी थी, इसलिए इस बार अधिमम उसे गोद में उठाकर उसके रूम में आ गया और उसे बेड पर सुला दिया। राहत का सर सहलाने लगा, जिसके असर से राहत थोड़ी ही देर में बोलती बोलती सो गई। वही अधिमान ने उसके सर पर किस किया और वही बैठा रहा। तब तक बाकी चारों भी आ गए थे, क्योंकि उन सब के दिल में अब डर बैठ गया था कि अगर फिर कभी राहत को ऐसा दर्द हुआ तो वो सब मौजूद होने चाहिए। किसी ने भी एक दूसरे को जाने को नहीं कहा, क्योंकि सब जानते थे कि राहत उन सब की जिंदगी थी, उस पर एक खरोच तक नहीं बर्दाश्त कर सकते थे। लेकिन फिर ये दर्द कैसे बर्दाश्त कर लेते। रात 3 बजे रविंद्र जी ने देखा कि रागिनी जी राहत के पास बैठे बैठे ही सो रही थी। वही अधिमान, आर्यमन, अंशुमन तीनों सोफे पर बैठे थे। उनकी भी आंखें बंद थी, मतलब वो भी सो गए थे। आखिर इंसान है जिसने दिन भर ऑफिस और हॉस्पिटल में इतना काम किया, तो उनकी भी आंख लग गई थी। रविंद्र जी ये देखकर अपनी जगह से उठे और धीमे कदमों से राहत के रूम से निकलकर अपने रूम में आ गए। उन्होंने गेट बंद किया ताकि कोई उनकी बात ना सुन सके, लेकिन रूम की लाइट ऑन होने की वजह से पूरे कमरे में रोशनी थी। रविंद्र जी ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। इसी के साथ उनके कपड़े पूरे काले हो गए, लग ही नहीं रहा था कि वो रविंद्र जी है। रविंद्र जी ने आंखें बंद की और टेलीपैथी के जरिए एक नाम पुकारा। इसी के साथ वहां बालकनी के जरिए एक धुएं जैसा कुछ आया और देखते ही देखते वो एक खूबसूरत लड़की में बदल गया, जिसने काली धोती और काला फ्रॉक वाला कुर्ता, पैरों में जूतियां पहनी हुई थी। उसके लंबे बाल खुले थे, चेहरे पर नूर क्या लग रही थी। वो रविंद्र जी की को देखकर आदर से बोली, गुरुजी को श्रीजा का